चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए और देखते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन का हम सभी लोग। ठीक है, एनी कुमारी जी सर। चलिए, तो सभी लोग प्रेजेंट हो जाइए और फटाफट सेशन को लाइक भी कर दीजिए। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज आपके सामने में सेट आपका 77 नंबर का सेट का डिस्कशन आज आपका होने जा रहा है। तो मेरे भाई, आप पहले क्वेश्चंस को आप देखिए। पहला क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मेरे भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि प्रेरित टर्म लगा हुआ और प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है, ये परिमाण जो है मेरे भाई, प्रेरित विद्युत वाहक का परिमाण परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होने वाले परिवर्तन की दर को बताता है। यानी कि चुंबकीय बल का परिमाण जो है मेरे भाई, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहां पर दर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की हम बात करते हैं ना, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या होता है, माइनस एन, और यहाँ पर डी फाई अपन में क्या होगा, किंग डी टी होता है। डी फाई अपन में क्या होगा, किंग डी टी होता है। ये हमारा फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताता है। और एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है कॉइल्स का, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मेरे भाई, ये जो इक्वेशंस हमारा है, जो प्रेरित ईएमएफ की बात करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, ये इक्वेशंस हमारा कहाँ से मिलता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। ये हमारा कहाँ से आया, तो मेरे भाई याद रखना कि फैराडे ने एक कंसेप्ट दिया था। और फैराडे की अगर हम बात करते हैं, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का एक कंसेप्ट दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की हम बात करते हैं, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा ये काम करता है, और इसी से हम लोग को इंड्यूस्ड यहाँ पर ईएमएफ हमें प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा मेरे भाई, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्राप्त अगर करना होगा, तो हम लेंज लॉ का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना मेरे भाई, दो तरह के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। जो लेंज लॉ होगा, इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्राप्त करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्वेश्चंस आपका आता है। तो यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त करते हैं। बल की, यहां पर बल की दिशा हमें प्राप्त होती है। यहां से बल की दिशा हम प्राप्त करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक की बल की दिशा प्राप्त करते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त करने के लिए हम लेंज लॉ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना है, ये जो हमारा लेंज लॉ होता है ना, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा काम करता है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है लेंज लॉ। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये लाइन मेरे भाई बीपीएससी टीआरई 2 में आपके सामने आ चुका है। बीपीएससी टीआरई 2 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2.0 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और आप इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई, तो बीपीएससी 2.0 में ये चीज आपका आ चुका है। लेंज लॉ की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कई बार ये पूछता है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर जो हमारा काम करता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर फैराडे की अगर हम बात करते हैं, तो फैराडे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो हमारा काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की हम बात करते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं। इसी पर मेरे भाई क्या करता है, तो हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। कौन काम करता है, तो हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं। ट्रांसफार्मर काम करता है। इसी पर हमारा क्या करता है मेरे भाई, तो हमारे डायनेमो वगैरह काम करते हैं। ट्रांसफार्मर हो गया, या फिर हम लोग यहाँ पर डायनेमो वगैरह की बात करते हैं, एटसेट्रा। ये सब हमारा इसी पर काम करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये हमारा काम करता है। ये डिवाइस है और इसी पर आधारित हमारा होता है। और इसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर निकालना होता है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात अगर करते हैं, यहाँ पर इंड्यूस्ड की हम बात कर रहे हैं। और इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित होता है, और ईएमएफ मतलब हमारा हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये हमें प्राप्त होता है, जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये हमारा क्या, तो डेफिनेशन ही लिखा हुआ था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण हमारा होगा, वह क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, या मेरे भाई उसके बराबर होगा।
इस तरीके से। तो आपको ये वाला भी ध्यान रखना चूंकि क्वेश्चंस पूछता है, और आपको ये भी ध्यान रखना कि इससे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त करने के लिए लेंज लॉ का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और लेंज लॉ हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है, और एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में टीआरई 2 में आ चुका है, ठीक है। तो ये लाइन मेरे भाई आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और अगला गॉस के नियम को यहां पर हम नहीं बताएंगे तो फिर कचरा हो जाएगा। आप 3 ही पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसके 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका 1 पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर हमारा ट्रांसफार्मर डायनेमो काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी एक क्वेश्चन कहने में आपके 4 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में भी आपको घबराना नहीं है, एकदम प्यार से आंसर करना है। एक्चुअली में क्या होता है, हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई, कि जैसे कि मान लेते कि यहां पर पानी भरा हुआ, समझना गौर से, इस लेवल तक इसमें पानी भरा हुआ है। नीचे में क्या भरा हुआ, तो नीचे में यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है। छोड़ो, इतना की बात नहीं करनी है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मेरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, तो ये भी मतलब वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम किसका लेंगे, तो हम लोग डूबा हुआ पार्ट का वॉल्यूम लेंगे, जो पानी के अंदर डूबा हुआ पार्ट होगा उसका वॉल्यूम, और नीचे में टोटल वॉल्यूम भी से डिवाइड करते हैं। और टोटल वॉल्यूम भी से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ क्या होगा, तो यहाँ पर वस्तु का लेंगे, ये डेंसिटी ऑफ वस्तु लेंगे, और नीचे में मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको 1000 ले लेना है। ये हमारा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला होता है, और इसी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम में लंबाई, वॉल्यूम में चौड़ाई, वॉल्यूम में ऊंचाई, गहराई, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सर प्लेलिस्ट बनानी है क्या, सर क्लासेस का बिल्कुल प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेटफॉर्म टीचर जहां पर आप ये देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे, और कुछ वीडियो अगर नहीं मिलेगा तो नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप देखिएगा, वहां भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा साइंस का एक तरफ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, ढूंढने से तो भगवान मिलता, आप लोग ढूंढ भी नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला कहीं भी काम करेगा, हाइट के सेंस में भी काम करेगा, वॉल्यूम के, वॉल्यूम हो गया तो तीनों चीज हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि लकड़ी का गुटका की बात कर रहा है, लकड़ी का गुटका, और जबकि यहां पर पानी के घन, लकड़ी का गुटका, यहां पर पानी का घनत्व तो आपको दे रखा है इतना होता है। एक्चुअली में ब्रैकेट यहां से होना चाहिए था, लेकिन लकड़ी का गुटका पानी के ऊपर, अच्छा चलो ठीक है, लकड़ी का गुटका, लकड़ी का गुटका यहां पर कॉमा दे दीजिए, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर पानी का घनत्व तो दे रखा है कितना, तो 1000, पानी के ऊपर अपनी आयतन का 30% तैरता है, तो लकड़ी का घनत्व कितना होगा मेरे भाई। अगर ऊपर में 30% तैरता है, ऊपर अगर पानी के ऊपर 30% तैरता है, तो डूबा हुआ कितना होगा, तो कहेंगे लकड़ी के आयतन का 70% डूबा हुआ होगा। इसका मतलब मेरे भाई 0.7% हमारा डूबा होगा। अगर 30% पानी के ऊपर तैरता है, ये लकड़ी है, अगर 30% पानी के ऊपर तैर रहा है, तो डूबा हुआ कितना होगा, 70% डूबा हुआ होगा टोटल आयतन का। इसलिए 70% टोटल आयतन का होगा, तो टोटल आयतन हमारा भी है, उसका 70% डूबा हुआ है, क्योंकि डूबा हुआ को ऊपर रखना है, तो टोटल वॉल्यूम कितना कहेंगे, वी है। और ये डेंसिटी ऑफ बॉडी तो हमको निकालना है, वस्तु का यहां पर घनत्व तो बताना है, और नीचे में हमारा 1000 हो गया। मेरे भाई इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो यहां से भी को काट दीजिए, और इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि यहां पर डेंसिटी ऑफ बॉडी की अगर हम बात करेंगे ये कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना 0.70, और गुना में क्या करेंगे तो यहां पर 1000 आपका हो जाएगा। इतना केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि इतना केजी पर मीटर, सॉरी इतना हमारा केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी यहां पर केजी पर मीटर क्यूब होगा, क्योंकि डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो यहां पर आपको आंसर करना है केजी पर मीटर क्यूब में ही करना है, और केजी पर मीटर क्यूब में ही आंसर करना, और लकड़ी के बारे में बताना है, यानी कहने वाला डेंसिटी ऑफ बॉडी की बात कर रहा है, लकड़ी यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी की आपकी बात कर रहा है, इसी के घनत्व के बारे में आपको बताना है। और हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0.70 गुना में 10 के पावर कितना, तो 3 हमारा। इसी चीज को अगर आप तोड़ करके लिखना चाहते हो तो आपको कहोगे सर 0.70 और गुना में 10 के पावर कितना, तो कहेंगे यहां पर 3, इतना केजी पर मीटर क्यूब होगा। इसको और तोड़ना चाहते हो और कर दीजिए, अगर मेरे भाई यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो यहां से खत्म हो जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 700 हमारा केजी पर मीटर क्यूब होगा। तो मेरे भाई उस लकड़ी का जो घनत्व होगा 700 केजी पर मीटर क्यूब होगा। मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में अगर सॉल्व करेगा तो इस क्वेश्चन के आंसर्स आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, आपको जरूर आना चाहिए, और मेरे भाई इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को बहुत ही प्यार से कर पाओगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कई बार मेरे भाई आपको देगा कि 70% डूबा हुआ तो ऊपर में कितना तैर रहा होगा, तब तो आप आसानी से बता सकते हो। अगर कभी बार ये देगा कि 70% अगर पानी के अंदर डूबा हुआ है, तब बताइए डेंसिटी कितना होगा, तो फिर भी आपकी इतनी ही डेंसिटी उस वस्तु का होगा। और नीचे में उस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में नीचे में किसी भी सूरत में आपको 1000 लेना है। ये टोटल आयतन, जितना पार्ट डूबा हुआ, जितना पार्ट डूबा हुआ, अगर ऊपर जितना तैर रहा उसका जितना पार्ट डूबा हुआ उसको लिख देंगे और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, इसको याद रखिएगा, काम आपके बन जाएंगे हमेशा के लिए। आगे चलते हैं। अवरक्त किरण की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जब हम बात करते हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं। मेरे भाई इस बात को आप समझ लीजिए कि यहां से क्वेश्चंस आता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं। जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये वेव है, वो प्रेरण होता है, जिसको इंडक्शन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरे भाई जो हमारे सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है, वो हमारा प्रकाश तरंग को भी, हमारा प्रकाश तरंग ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये बात आप जान लीजिए मेरे भाई, ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। ये कैसी तरंग होती है, तो कहेंगे यहां पर अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि सभी अनुप्रस्थ तरंग कैसी होती है, ये सभी के सभी मेरे भाई आवेशहीन होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये कंप्लीट रूप से ध्यान रखना मेरे भाई कि आवेशहीन होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जितनी भी होती है, जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा किरण हो गया, या परावैगनी किरण हो गया, अवरक्त किरण हो गया, विजिबल रे दृश्य प्रकाश हो गया, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन सबको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी अगर इस के अगर वेव को आप रख दीजिएगा, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि उस पर कोई आवेश ही नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चंस कई बार पूछता है, तो आपको ध्यान रखना कि हमारा आवेशहीन होगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप सीधा कहिए मेरे भाई, तो हमारा गामा रे हो गया, दूसरा आप कहिए यहां पर एक्सरे हो गया, तीसरा आप कहिए यहां पर हमारा यूवी रे हो गया, चौथे की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर दृश्य प्रकाश जो 7 कलर में दिखता है, उसको हम लोग विजिबल रे कह दिए। और पांचवे की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर इंफ्रारेड रे की बात कर लेते हैं। और छठे की बात करते हैं मेरे भाई, तो हम यहां पर माइक्रोवेव की बात करेंगे। और सातवें की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारा कौन सा होगा, तो कहेंगे यहां पर रेडियो वेव होगा। अब आप कहिएगा सर क्या इसी ऑर्डर में याद रखना है? बिल्कुल मेरे भाई, इसी ऑर्डर में याद रखना जिस ऑर्डर में मैंने आपको लिखा है। और ये ऑर्डर वाइज मैंने लिखा है, नहीं कि जहां तहां लिखा है, ये ऑर्डर वाइज मैंने आपको लिखा है। इसके बाद ये, 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 ऐसी ऑर्डर में हमारा होता है। लेकिन सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपसे बोला गया जो अवरक्त किरण हमारा होगा, वो किसके किसके बीच में हमारा होता है। तो मेरे भाई अवरक्त किरण को अगर आप देखिएगा, तो अवरक्त किरण इंफ्रारेड रे को कहते हैं। तो आप देख लिए यहां पर मेरे भाई कि ये किसके किसके बीच में है। तो अगर आप अवरक्त किरण इंफ्रारेड रे को देखना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये हमारा दृश्य प्रकाश और हमारा सूक्ष्म तरंग, जिसको माइक्रोवेव कहते हैं, यानी इन दोनों के बीच में हमारा है। तो विजिबल रे और माइक्रोवेव के बीच में हमारा होता है। तो मेरे भाई माइक्रोवेव जिसको हम लोग सूक्ष्म तरंग कह दिए, और दृश्य क्षेत्र हम जिसको यहां पर विजिबल रे कह दिए, इन्हीं के क्या होगा, तो कहेंगे बीच में होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से आपको याद भी रखना और इस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर करके आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात, हम आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि मेरा एक बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी आप लोगों को डिमांड था कि सर नियुक्ति बैच कब आएगा। तो नियुक्ति 4.0 आपका आ चुका है और 25 तारीख से 25 सितंबर से वो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बार उस क्लासेस में आपको अच्छे तरीके से सब कुछ निचोड़ करके बढ़िया तरीके से हर कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दे रहे हैं। 4000 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, उसमें से 2000 क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज चलेगा और 2000 क्वेश्चन आपको मिक्स कराएंगे, ताकि आपकी तैयारी चैप्टर वाइज और साथ साथ मिक्स क्वेश्चन भी आपका बेहतर हो पाएगा और आने वाले समय में आप अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कर पाएंगे। नियुक्ति 4.0 जाएंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, आपको वो बैचेज आपको दिखाई दे देंगे और बहुत ही कम फीसेस में बहुत ही अच्छी बैचेज और बहुत ही अच्छी कंटेंट के साथ आपको मिलेगा। क्योंकि उसमें हम खुद सेलेक्ट किए हैं सारे क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके एक एक क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। मेरे भाई अगर आप थ्योरी अगर थोड़ा वीक भी है, अगर क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल में चली जाएगी। बाद बाकी और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पिछली बार किया ही होगा और आपको पता ही होगा। चलिए
दूसरा क्लासेस, इससे पहले जो क्लासेस है वो आपको थ्योरी की क्लासेस है, और ये जो क्लासेस आपको दिए हैं पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस की क्लासेस है, लेकिन ये 25 सितंबर से होगा। जिसको भी लेना है लीजिएगा, जिसको नहीं लेना है तो उसके लिए कोई जरूरत जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है सिखाना। अब आप देख लीजिए पिछले बार जो भी बच्चे हमसे, लगभग 15-20 हजार बच्चे जो भी जुड़े थे, आज देख लीजिएगा कि उन सबों को कितना ज्यादा फायदा हुआ होगा। अगर उनका लेवल बहुत नीचे था तो आप मान के चलिए कि उनका लेवल कहीं ना कहीं बहुत ऊपर चला गया। जो बच्चे 20 नंबर 25 नंबर लेकर के आते थे, साइंस की हम बात कर रहे हैं, उस बच्चे का स्कोर 60 प्लस स्कोर था। तो हम आपसे लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्यार से उस क्लास को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्लासेस को हम लोग देखते हैं। नेहा जी आप परेशान नहीं होंगे, जो भी क्लासेस आपकी चलेगी ना वो शेड्यूल वे में सब सारी क्लासेस चलेगी। और यहाँ तक कि हम आपको बोले हैं कि सारी क्लासेस मेरे अकॉर्डिंग चलने दीजिए ना। आप परेशान हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने दीजिए, और बेहतर कंटेंट चाहिए ना आपको, बेहतर कंटेंट हम दे रहे हैं। मेरा एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको लगेगा पैसा वसूल हो गया, जाकर के पढ़ के देख लेना, पता चल जाएगा। और ऐसे ऐसे कितने चैप्टर पढ़ाएंगे, और सब के सब बेहतरीन चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। थ्योरी भी होगा और क्वेश्चन भी होगा, दोनों का समावेश करके आपको पढ़ाएंगे। तो हम समझिए कि आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी जगह पर आपको हर चीज देखने को मिल जाएगा। बाद बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो, क्योंकि सबका सोच अलग अलग होता है। सबके सोच के साथ हम उसकी सोच को नहीं बदल सकते हैं, सबकी सोच अपनी अपनी होती है। बाद बाकी अपना अपना इंटरेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। और आप सभी लोगों के डिमांड पे ये नियुक्ति 4.0 हम लाए, तो अभी हम देने वाले नहीं थे बैच। हमको लग रहा था कि ये बैच देंगे जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा तब देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे का क्वेरी था कि सर अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें चूंकि अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए उस बैच को मैंने दिया। अदरवाइज देने की कोई मनसा नहीं थी। मुझे लगा कि चलो अभी भी मेरे भाई लोगों के पास समय है ताकि वो अच्छे से पढ़ पाएगा, ठीक है। बाद बाकी तुम सभी लोग जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। नहीं फिजिक्स ही रहेगा, नहीं उसमें सारी चीजें रहेगी। उसमें आपका फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, बायो रहेगा। पूरी साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सभी क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए टाइम क्या रहेगा, तो शाम में आपका 6 बजे से रहेगा। शाम में 6 से लेकर के 8 बजे के बीच में आपका वो क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। शाम में 6 से 8 के बीच में होगा। टाइम का बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, इसलिए आप टाइम के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। कंटेंट पे जाइए, टाइम वगैरह को छोड़िए, मारी गोली वो अपने आप सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि तेल से अंशतः, यानी कि तेल से अंशतः भरा हुआ एक तेल का एक टैंकर है। मेरे भाई तेल का टैंकर जो हमारा ड्रम वगैरह में तेल होता है उसकी बात कर रहे हैं, और पूरा नहीं भरा हुआ है, अंशतः भरा हुआ है, यानी कि थोड़ा खाली है। और उसको कैसे, तो समतल सड़क पर आगे की ओर, समतल सड़क पर किधर, तो मेरे भाई आगे की ओर, समतल सड़क पर आगे की ओर एक असमान त्वरण से जा रहा है। यानी कि जो त्वरण है ना वो बढ़ रहा है। असमान त्वरण कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो त्वरण की हम बात करेंगे, या तो त्वरण बढ़ेगा या तो त्वरण की घटेगा। तो मेरे भाई असमान त्वरण को आप ऐसा मान के चलिए कि हमारा ये त्वरण हमारा क्या होता है, यहां पर हम कहेंगे त्वरण हमारा वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते कि त्वरण हमारा बढ़ा तो जाहिर सी बात है वेग का मान बढ़ेगा, वेग का मान बढ़ेगा तो त्वरण का मान भी बढ़ेगा। ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं। तो आपको ऐसी परिस्थिति में कहता है कि बताइए उस कंटेनर के अंदर, उस टैंकर के अंदर जो हमारा तेल था, उसका जो ऊपरी सतह जो मुक्त सरफेस होता है वो हमारा क्या होगा। सबसे पहले तो आपको यहां पर मुक्त पृष्ठ समझ में आना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या, तो एक टैंकर है, और इस टैंकर में मान लेते हैं कि पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक पानी भरा हुआ है। और अगर मेरे भाई आपसे कोई कहता है कि इसका मुक्त सतह कौन सा है, तो मुक्त सतह हम उसको कहते हैं मेरे भाई कि इसके नीचे हमारा तेल है और इसके ऊपर में हवा है। तो तेल और हवा का जो सतह हमारा, ये वाला जो सतह हमारा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर मुक्त सतह कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, तो यहां पर मुक्त सतह कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को क्या बोलिएगा, तो इसी को आप फ्री सरफेस कहिएगा, इसी को आप फ्री सरफेस कहिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि चलो एक कंटेनर लेते हैं, एक टैंकर लेते हैं, और उस टैंकर की हम बात करते हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और मेरे भाई ये टैंकर है, और इस टैंकर में को मान लेते हैं कि यहां पर पहिया लगा करके हम रोड पर इसको आगे की ओर लेकर के जा रहे हैं। मान लेते हैं मेरे भाई कि आगे का रास्ता हमारा आगे की ओर इस तरह से है, और हम कहेंगे इसमें अंशतः भरा हुआ, यानी कि हमारा तेल इस तरीके से, यानी कि मेरे भाई पूरा नहीं भरा हुआ है, थोड़ा बहुत मेरे भाई ऊपर में खाली है, बाद बाकी यहां पर हमारा ऑयल इसमें भरा हुआ है। यानी कि इसमें पूरा कंप्लीट रूप से नीचे की ओर हमारा तेल भरा हुआ है। लेकिन अंशतः बोला गया तो इसका मतलब कंप्लीट रूप से तेल भरा हुआ नहीं है, ऐसा हमारा सिचुएशन है। और इसमें ये क्या कहेंगे, सॉरी इसमें क्या है, तो कहेंगे इसमें यहां पर कहीं ना कहीं ये तेल है, ये तेल को दिखा रहा है, ये ऑयल को दिखा रहा है। इसके अंदर क्या है, तो कहेंगे इसके अंदर हमारा तेल है, ऑयल है।
अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस कंटेनर को लेकर के आगे जाना है और आपको बोल दिया है कि असमान त्वरण से तो जा रहा है लेकिन समतल सड़क पर आगे की ओर जा रहा है, तो हम आगे मेरे भाई हम इधर की तरफ मेंशन करेंगे। एक बात मेरे भाई बता देना चाहते हैं आपको, अगर असमान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, हम मान लेते हैं कि असमान त्वरण कहने वाला हमारा त्वरण का मान बढ़ेगा। एक समान त्वरण मतलब त्वरण का मान कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां पर असमान त्वरण बोल दिया, इसका मतलब मेरे भाई हम कह सकते हैं कि त्वरण बढ़ भी सकता है। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि त्वरण हमारा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इस दिशा में वेग भी हमारा क्या कहेंगे बढ़ जाएगा। अगर त्वरण बढ़ेगा तो वेग की दिशा भी बढ़ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे एक इनर्शिया का कंसेप्ट आता है, और मैंने आपको कई बार बोला था कि इनर्शिया जिसको हम जड़त्व कहते हैं ना, वो इनर्शिया हमेशा त्वरण का विरोध करता है, कभी भी गति का विरोध नहीं करता है। वो इनर्शिया त्वरण का विरोध करेगा, और त्वरण अगर आगे की दिशा में है तो इनर्शिया पीछे की तरफ हमारा होगा। इसका मतलब है मेरे भाई इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जितना दूर पानी तेल भरा हुआ है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ उसी से हमारा इनर्शिया आगे की तरफ हमारा पीछे की ओर काम करेगा। अगर त्वरण आगे है तो इनर्शिया पीछे होगा, और इसी इनर्शिया के कारण मेरे भाई ये तेल हमारा कैसा होगा तो कहेंगे झटका पीछे की ओर मारेगा, और इसका सतह कैसा हो जाएगा, तो इसका सतह मेरे भाई मान लेते यहां तक कंटेनर पहुंचेगा तो कुछ यहां ऐसा हो जाएगा। यानी कहने मतलब यहां का जो तेल है, ये वाला जो तेल हमारा ये यहां से खाली हो जाएगा और यहां आकर के हमारा क्या होता है यहां पर भर जाएगा। इसका मतलब है कि पीछे वाला जो पोर्शन है मेरे भाई वो ज्यादा गहराई में होगा, और आगे वाला जो पोर्शन होगा वो हमारा कम गहराई में होगा। तो कम गहराई कहने का मतलब इस गहराई की हम बात कर रहे हैं, और ज्यादा गहराई कहने वाला मेरे भाई इस गहराई की बात करते हैं। तो ये आगे वाला जगह है, चूंकि आगे की ओर जा रहा है, तो ये आगे वाला जो हमारा होगा मेरे भाई, हम आगे की अगर बात करेंगे, आगे कम गहराई में आपको तेल दिखेगा। आगे कैसा दिखेगा, तो आपको आगे कम गहराई में तेल दिखेगा। और पीछे की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि यहां पर पीछे पीछे आपको ज्यादा गहराई में तेल दिखेगा। पीछे ज्यादा गहराई में, पीछे ज्यादा गहराई में आपको तेल दिखेगा, ज्यादा गहराई में, पीछे ज्यादा गहराई में आपको यहां पर तेल नजर आएगा। तो एक बात तो क्लियर होगा कि ऐसा शेप बन गया तो मेरे भाई जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर गया, और यहां का खाली होकर के यहां आ गया तो ये गहराई बढ़ गया। यहां से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो गहराई, नीचे देखेंगे तो गहराई ज्यादा, यहां पर गहराई कम होगा। तो मेरे भाई ये कंडीशन हमारा होगा, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो बताइए इसमें क्या होगा, बट एक्सेलेरेशन अप डाउन दोनों हो जाएगा ना, फिर हाँ दोनों हो जाएगा, लेकिन कोई एक कंडीशन मान करके आपको चलना पड़ेगा, कोई एक कंडीशन मान करके चलना पड़ेगा मेरे भाई। तो उस कंडीशन को लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा असमान त्वरण से जा रहा है, उस कंडीशन पर हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा होगा मेरे भाई, त्वरण अगर हमारा आगे की ओर है तो हमारा पीछे की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर त्वरण हमारा मान लेते हैं कि घटेगा, जब त्वरण हमारा घटेगा मेरे भाई तो वेग भी हमारा घटेगा, और त्वरण घटने का, अगर त्वरण आगे बढ़ रहा है तो त्वरण हमारा फिर पीछे, इनर्शिया तो फिर आगे, तब हमारा शेप कुछ ऐसा बनेगा। दो केसेस आपके बनेंगे। अगर यहां पर असमान त्वरण की अगर बात कही गई है ना, हम दोनों केसेस आपको बताते ही, तो मेरे भाई यहां पर हमको ध्यान रखना कि असमान त्वरण की बात कही गई है। यहां पर किसकी बात कही गई है, तो यहां पर असमान त्वरण की बात कही गई है। और असमान त्वरण में दो केसेस बनेंगे। दो केस में क्या होगा मेरे भाई, या तो त्वरण का मान बढ़ेगा या तो त्वरण का मान हमारा घटेगा। तो एक केस हम यहां पर आपको चर्चा कर दिए कि इसको मान लेते कि ये हमारा केस फर्स्ट है, ये हमारा क्या, तो हमारा केस फर्स्ट है। और केस फर्स्ट में हम कह रहे हैं कि त्वरण का मान हमारा क्या, तो आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें भी आएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो कि पीछे की तरफ हमारा गहराई बढ़ गया और आगे की तरफ गहराई हमारा कम हो गया। इसी तरीके से मेरे भाई दूसरे केस की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सेकंड केस पर जाते हैं तो यहीं पर हम सेकंड केस का चर्चा करते हैं। अगर वो समझ में आ गया होगा तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप यहां पर समझिए। अब मान लेते ये कंटेनर है, और कंटेनर में मेरे भाई तेल भरा हुआ है, और पूरी तरीके से अगर तेल भरा हुआ है, और मान लेते हैं कि ये हमारा आगे की ओर तो बोल रहा है, लेकिन आगे की ओर बोल रहा है मेरे भाई, आगे की ओर बोल रहा है, लेकिन यहां पर त्वरण का मान हमारा घटेगा। हम घटने की बात कर रहे हैं, यहां हम कंडीशन त्वरण का मान घटने की बात कर रहे हैं। अगर त्वरण का मान घटेगा ना, तो आप समझ लीजिए मेरे भाई वेलोसिटी घट रहा होगा, यानी कि हमारा ऐसा सिचुएशन होगा। तो अगर ऐसा होता है, अगर मेरे भाई ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है त्वरण का मान अगर घटेगा, तो जो त्वरण को हम आगे की ओर मान रहे थे कि बढ़ने की बात कर रहा था, इसमें त्वरण घटने की बात कहने वाला त्वरण हमारा इधर की दिशा में हो जाएगा। इसका मतलब है कि त्वरण अब हमारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई हम लोग कहेंगे कि यहां पर इनर्शिया फिर किधर काम करेगा, तो मेरे भाई त्वरण के विपरीत दिशा में माने इनर्शिया काम करेगा, इनर्शिया आगे की तरफ जाएगा और झटका ऐसा मारेगा। और फिर ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे मेरे भाई फिर क्या हो जाएगा, सरफेस जो हमारा बनेगा वह सरफेस हमारा कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ऐसा सरफेस हमारा बन जाएगा। यानी कि यहां का जो हमारा
था वो सभी यहां पर आकर के भर जाएगा, यहां का सारा पदार्थ यहां आकर के भर जाएगा। तब मेरे भाई ऐसे केस में क्या होगा, तो यहां पर आगे ये आगे का सिचुएशन, आगे की गहराई बढ़ जाएगी और ये पीछे की गहराई हमारा कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी गति आगे की तरफ है मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना, इनर्शिया की एक्सेलेरेशन की जो दिशा होती है, अगर एक्सेलेरेशन की दिशा की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस डायरेक्शंस में गति हमारा आगे की ओर क्या होगा, घटेगा। जाग रहा है आगे की तरफ लेकिन त्वरण विपरीत दिशा में, इसलिए गति वेग घट रहा है। वेग घटेगा तो हमारा त्वरण विपरीत दिशा हो जाएगा। अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण हमारा आगे की दिशा होगा। ये बढ़ा तो ये बढ़ा आगे की ओर होगा, अगर ये घटा तो ये पीछे हो जाएगा, दोनों उल्टा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मेरे भाई लेकिन वो आगे की ओर जा रहा है। इसमें दो केसेस आपके बनते हैं, दोनों केसेस में जो दे रखा है उसके हिसाब आप आंसर करेंगे। क्षैतिज बना हुआ कब रहता, तो क्षैतिज बना हुआ ये तब रहता मेरे भाई, ये सतह क्षैतिज बना हुआ तब रहता जब एक समान वेग से हमारा अगर आगे टैंकर जाता, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जब हमारा टैंकर आगे बढ़ता, कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा टैंकर बढ़ता आगे की ओर, तो उसमें इनर्शिया नहीं आता। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी पर हम कहते हैं कि हमारा त्वरण का मान 0 जाता और इनर्शिया का मान 0 जाता, झटका नहीं लगता, एक समान सरफेस बना हुआ रहता, यानी कि उसमें ना ऊपर ना नीचे हमारा होता। तो वेलोसिटी कांस्टेंट के केस में हमारा ऐसा होता। लेकिन अगर क्षैतिज पर इस प्रकार आनत तल होगा, क्षैतिज पर यानी कि क्षैतिज पर इस प्रकार आनत होगा, आनत मतलब इंक्लाइंड होगा कि मेरे भाई पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। अगर ये दोनों आगे की ओर जा रहा है, दोनों आगे की ओर जा रहा है, तो मेरे भाई पिछले सिरे पर कम गहराई और अगले सिरे पर ये दोनों केस में आगे की ओर ही हम बताए हैं। लेकिन मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, त्वरण का मान अगर बढ़ेगा तो अगर आगे की तरफ पॉजिटिव लिए हैं, त्वरण का मान अगर घटेगा तो फिर निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि होता है, इसीलिए ऐसा हम लोग करते हैं। ये बात आपको मान के चलना है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई ऐसा हमारा होगा। तब इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग कहां पे जाएंगे, तो यहां पे जाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा किस पर सॉल्व हुआ है, तो आपको एक बात ध्यान देना चाहते हैं मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन हमारा यहां पर सॉल्व हुआ है, ये सॉल्व हमारा किस पर हुआ है, तो कहेंगे यहां पर त्वरण का मान यहां घट रहा है, और त्वरण का मान अगर घटेगा तो वेग का मान घटेगा, तो त्वरण का मान भी घटेगा। यानी इस पर हमारा नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, इस पर हमारा सॉल्व नहीं हुआ। ये क्वेश्चन मेरे भाई किस पर सॉल्व हुआ है, असमान बोल दिया तो दोनों केसेस आ सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ऐसे में क्या होगा, तो हम यहां पर कहेंगे यहां पर त्वरण का मान घटने की बात कर रहा है, तो मेरे भाई वेलोसिटी भी घटने की बात करेगा। तो दो केसेस यहां पर है। क्षैतिज कब बना रहेगा, जब एक समान वेग से चलेगा तो क्षैतिज रहेगा, उसमें ना ऊपर चढ़ेगा ना नीचे चढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रख। अगर यूनिफॉर्म होता तो मेरे भाई सतह हमारा प्लेन सरफेस ही होता, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें परवलयाकार नहीं बनेगा। परवलयाकार वक्र कब बनता है, तो मेरे भाई ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि परवलयाकार पैराबोला कब बनता है। देखिएगा, आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में पानी भर दीजिए, पूरा नहीं आधा पानी भर दीजिए, और बाल्टी के पानी को घुमाना शुरू कर दीजिए हाथ रख करके। देखिएगा पानी ऐसे हो जाता है, पूरा ऐसा, यानी कि पानी का सतह कुछ ऐसा आपको दिखने लगेगा। उसको पैराबोला हम कहते हैं। जब बीच में घूर्णन कराते हैं तब पैराबोला का शेप हमारा बनता है। तो ये सब इसके पीछे का कंसेप्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाद बाकी जो मेरी क्लासेस को लगातार वॉच कर रहे होंगे मेरे भाई, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो ऐसे इंसान होंगे कि एक दिन यहां एक दिन वहां, एक दिन यहां एक दिन वहां कर रहे होंगे, वैसे इंसान को दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो आप क्लासेस को प्रॉपर वॉच कीजिए, सब दिक्कत खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं पृथ्वी की सतह से h गहराई पर, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर, तथा बोला है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, यानी h गहराई भी h ऊंचाई भी, और मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां पृथ्वी की त्रिज्या h लेस देन हमारा r होगा, ये कह रहा है। तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, गहराई और ऊंचाई का फंडा क्या होता है। मान लेते कि ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी हमारा गोलाकार होता है, पृथ्वी हमारा गोलाकार होता है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, तो पृथ्वी की त्रिज्या r होगी, और ये वाला जो सतह होता है इसको हम लोग पृथ्वी का सतह कहते हैं। ये क्या है, तो कहेंगे ये हमारा पृथ्वी की सतह है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर पृथ्वी की सतह से मेरे भाई h गहराई पर अगर जा रहे हैं, यानी h गहराई में जा रहा है, तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर भी कह रहा है जाने के लिए। तो मेरे भाई अगर कोई वस्तु यहां पर पहुंच गया, तो यहां जो इसकी वैल्यू होगी g डैश की वैल्यू, वो g 1 - 2h अपन में r होता है। ये आपको तोड़ करके फॉर्मूला बताया गया है। और उसी तरह से जब गहराई में जाते हैं तो इस गहराई के लिए जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये g डबल डैश इक्वल टू कह देंगे, ये हमारा g 1 - यहां पर d अपन में r होता है। तो ये ऊंचाई के लिए, यानी कहने का मतलब आप समझ लीजिए मेरे भाई कि इस सतह से, ये पृथ्वी के सतह से ऊंचाई में जाने पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन लेस देन 50 डिग्री के, लेस देन 50 किलोमीटर के लिए यूज होता है। उससे ऊपर जाएंगे तो फिर अलग फॉर्मूला यूज होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे।
और गहराई में जब अंदर की तरफ जाएंगे तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आपको दोनों पता चल गया, और गुरुत्वाकर्षण का आपको इन दोनों का अनुपात आपको कह रहा था, गहराई बटे आपको क्या, तो ऊंचाई। तो गहराई के लिए फॉर्मूला तो आप कहेंगे जी डबल डैश बराबर क्या कहेंगे मेरे भाई, जी डैश बराबर क्या कहेंगे, तो जी डबल डैश का फॉर्मूला हमारा ये है जी 1 माइनस। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेरे भाई पृथ्वी की सतह से h गहराई कर रहा है, तो यहां पर d जो है वो गहराई को बताता है, तो गहराई की जगह हम कितना रखेंगे, तो h रखेंगे, क्योंकि d गहराई नहीं h गहराई की बात कर रहा है, और ये h बाय r हो गया। और नीचे में हम लोग यहां पर ऊंचाई के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है वो हमारा ये होगा, और ये हमारा 1 माइनस 2h अपॉन में r होगा। ये वाला फॉर्मूला मेरे भाई इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मूला को आप गौर से देखिएगा तो आंसर एक ही बार में आपके आ जाएंगे, लेकिन मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें g और g यहां पर काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या आएगा, तो 1 माइनस h बाय r आएगा, और हमारे पास क्या आएगा मेरे भाई, तो यहां पर 1 माइनस 2h अपॉन में r आएगा। अब इन दोनों केस में मेरे भाई पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वो बराबर होगी, पृथ्वी की त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब मेरे भाई इस r की बात करते हैं, इस r की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा कांस्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा कांस्टेंट है। तो आप देखिए मेरे भाई कि जी डबल डैश की अगर हम बात करते हैं वो समानुपाती हमारा h का है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई जी डैश भी हमारा समानुपाती यहां पर h का ही होगा, क्योंकि इसमें 1 और 2 जो हमारा होता है ये सब कांस्टेंट टर्म होता है, और r तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो गया, तो h के साथ रिलेशन में होगा। इसका मतलब मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण हमारा होगा वो हाइट के साथ, या गुरुत्वीय त्वरण हमारा गहराई के साथ, या गुरुत्वीय त्वरण हमारा हाइट के साथ समानुपाती के रिलेशन में आगे की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब मेरे भाई वो h जो होगा हमारा कैसा, तो कहेंगे h के साथ जो हमारा स्मॉल g है वो रेखिक ढंग से, यानी कहने का मतलब समानुपाती, रेखिक का मतलब समानुपाती होता है, समानुपाती ढंग से हमारा ऊपर बढ़ेगा और समानुपाती ढंग से हमारा नीचे भी आएगा। ये दोनों बात मेरे भाई इसी रिलेशन से हमने फाइंड आउट किया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई और लोचा की बात नहीं है, आप इसी का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और याद रखना ये वाला जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला हम लोग उसके लिए यूज करते हैं जहां पर हमारा हाइट जो होता है वो लेस देन हमारा क्या होता है, यहां पर आर होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल किए हैं। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं मेरे भाई जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कौन सा हमारा इसमें से गलत स्टेटमेंट है। विभिन्न स्थान पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। बिल्कुल बात सही है मेरे भाई, भार का मान में परिवर्तन होगा, चूंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान मैक्सिमम होता है। तो मेरे भाई जी का वेरिएशन हो रहा है तो भार बराबर mg होता है, तो जी का वेरिएशन मतलब भार का वेरिएशन, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये वस्तु पृथ्वी की गहराई में भी जाएगा, आकाश पाताल कहीं भी जाएगा तो उसके द्रव्यमान वही रहेंगे, तो द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है मेरे भाई, लेकिन उसके भार में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि इस भार की अगर बात करते हैं तो किसी का भी भार हमारा किसके बराबर, तो कहेंगे mg के बराबर होता है, जी बदलेगा तो भार बदल जाएगा, तो ये परिवर्तित हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट है। आगे कहता है कि गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई में, गुरुत्वीय बल का जो मान है ऊंचाई बढ़ने पर कहता है कि बढ़ता है, यानी गुरुत्वीय बल का जो मान है ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। एक बात मैं कह देना चाहता हूं मेरे भाई कि किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है, किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें, चाहे वस्तु कोई भी, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल हमारा कितना काम करता है, याद रखना उसके भार के बराबर। किसी भी वस्तु पर, हम किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं, हम यहां पर मेरे भाई हम किसी भी वस्तु की हम बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना काम करेगा, तो उस वस्तु का जो भार होगा वही काम करता है। तो उस वस्तु का जो भार होगा, उस वस्तु का जो मेरे भाई भार होता है उसके बराबर काम करेगा। और किसी भी वस्तु का भार कितना होगा, तो ये भार हमारा mg ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मामला ये है मेरे भाई कि ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ेगा, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारा पृथ्वी है, फिर से यहां पर पृथ्वी का कंसेप्ट आ गया, और पृथ्वी की त्रिज्या यहां पर आ रहा है, और पृथ्वी का सतह की अगर हम बात करते हैं, इसको पृथ्वी का सतह कह दीजिए, ये हमारा पृथ्वी की सतह है। तो पृथ्वी की सतह से ये कंसेप्ट होता है कि पृथ्वी की सतह हमें पता चल गया, लेकिन ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से अगर हम जितना ऊपर जाएंगे, पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे, यानी ऊंचाई अगर बढ़ेगा तो मेरे भाई जी का मान घटेगा। अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, अगर जी का मान घटा मेरे भाई तो भार घटना चाहिए था, लेकिन यहां पर कह रहा है कि ऊंचाई अगर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, तो ये मेरे भाई बढ़ेगा नहीं घट जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत था। ये स्टेटमेंट अगर गलत था तब तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि गलत को ही खोजना था और गलत हमारा यही मिल गया। आगे
चलते हैं, किसी वस्तु का भार वह बल होता है, किसी वस्तु का भार वह बल होता है, किसी वस्तु का जो भार है वह बल होता है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी भी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी अपने और आकर्षित कर लेता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब है मेरे भाई स्टेटमेंट सही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। दुनिया में जितना भी वस्तु आप देखते होंगे ना, उस वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो कहीं उस वस्तु के भार के बराबर यानी mg ही लगेगा। ध्यान रखना इस बात का। तो वही चीज आपको कहना चाह रहा था। तो एक स्टेटमेंट गलत था, जो गलत था हमने उसको काट दिया, यानी ये स्टेटमेंट मेरे भाई यहां पर बढ़ेगा नहीं, यहां पर घटेगा, और इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे की कहानी है, और अगला कहता है मेरे भाई कि आपको यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही और कौन सा गलत है। पहला यहां पर स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो उसका कारण भी है, असर्शन रीजन के कंसेप्ट है यहां पर। तो मेरे भाई पहला कहता है कि जब नमक को बर्फ के साथ मिलाते हैं तो ताप शून्य से कम हो जाता है। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना है, हम सभी लोग ये बात पढ़े हैं कि पानी में अगर नमक मिलाते हैं, किस में, पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी में अगर नमक मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पानी की बात हम कर रहे हैं। पानी में जब नमक मिलाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी बर्फ में मिलाएगा तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि दोनों के फेज अलग अलग हैं। तो मेरे भाई यहां पर बात कर रहा है, सॉरी यहां पर बात कर रहा है कि ताप से शून्य कम हो जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हमारा घट जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई कि ताप जो है वो हमारा शून्य से भी कम हो जाएगा। पहले हमारा 0 डिग्री पर वो बर्फ बनता था, अब 0 से कम तापमान पर यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर पर हमारा वो बर्फ बनेगा। यानी आप पानी में, मेरे भाई आप समझ लीजिए कि पानी में नमक मिला दीजिए, आप देखिएगा पानी में नमक मिलाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन उसके फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं वो घट जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा और शून्य से भी नीचे चला जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, जिससे वो हिमांक बिंदु कहते हैं, जिससे वो बर्फ बनेगा। इसका मतलब है जब नमक की बात करते हैं और नमक को किसमें, तो बर्फ के साथ अगर आप मिलाते हैं तो मेरे भाई उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, यानी कि ताप जो है उसका टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो शून्य से भी कम चला जाएगा। पहले तो शून्य था नॉर्मल में, लेकिन जैसे ही आप नमक मिलाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप नमक को बर्फ में मिलाते हैं तो एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, तो बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे भाई इसके फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो हिमांक बिंदु होता है, जो बर्फ बनने वाला होता है, वो तापमान यहां पर घट जाएगा। तो ये इसके पीछे, तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई शून्य, ताप शून्य से भी कम हो जाएगा, मतलब ये सही है, क्योंकि फ्रीजिंग हमारा शून्य पे होता था। आगे कहता है कि नमक व बर्फ का प्रघाट अधिक मिश्रण बनाता है, यानी ए डेंस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस। जब आप मेरे भाई आइस में जब नमक को मिलाओगे, जाहिर सी बात है वो हमारा गाढ़ा यहां पर एक सॉल्यूशन देता है। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, जिसकी वजह से ही हमारा ऐसा होता है। यानी कहने का मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या तो कहेंगे सही है। अगर इसी की वजह से ऐसा हो रहा, चूंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, अगर मेरे भाई असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हम लोग ए के साथ जाएंगे, आंसर करेंगे ए, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि परमाणविक की बात करते हैं और आणविक की बात करते हैं। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की जो मानक इकाई होती है वो क्या होती है? मेरे भाई द्रव्यमान को मापने की जो मानक इकाई होती है ये हमारा एएमयू होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? तो इसको हम लोग यहां पर एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, वो कार्बन के 12वें भाग पर डिफाइंड होता है। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है मेरे भाई, ये C12 के 12वें भाग पर ये डिफाइंड होता है। C12 के 12वें भाग पर ये डिफाइंड होता है, भाग पर ये डिफाइंड होता है, इस बात को ध्यान रखना। C12 के 12वें भाग पर डिफाइंड होता है, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। ये किस पर डिफाइंड होगा? तो यहां पर 12वें भाग पर डिफाइंड होता है, एक लाइन में आप जान लीजिए, यानी कि 12वें भाग पर ये डिफाइंड होता है। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कितने के बराबर होगा? 1.676 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी के बराबर होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे भाई, और यही हमारा न्यूट्रॉन का जो मास होता है और जो प्रोटॉन का मास होता है वो हमारा 1 mu के बराबर होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और हीलियम का द्रव्यमान 4 mu होता है, क्योंकि उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होता है हीलियम का। ऐसे आप निकाल, तो मेरे भाई 1 mu का मतलब समझ में आ गया होगा। और ये डिफाइंड होता हमारा कार्बन के 12वें भाग पर डिफाइंड होता है। इसलिए यहां पर अगर हम लोग आंसर करेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट हमारा होगा, यानी इसके साथ हम लोग जाएंगे। परमाणु इकाई द्रव्यमान की हम बात करेंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला है कि मानव में कोई एक मांसपेशी ऊतक सारे समय बिना थके, मेरे भाई कह रहा है कि मानव की बात कर रहा है, कोई एक मांसपेशी ऊतक की बात कर रहा है, कोई एक मसल्स हमारा यहां पर टिश्यू की बात है सारे समय, यानी कि सारे समय का मतलब होता है हम 24 घंटे की बात कर रहे हैं, सारे समय बिना थके वो काम करते रहता, सिकुड़ता है फूलता, सिकुड़ता फूलता है। कौन? तो हार्ट की बात कर रहे हैं मेरे भाई। आप 24 घंटा में हार्ट कभी सोता नहीं है, हार्ट कभी मेरे भाई रुकता नहीं है। जिस दिन हार्ट रुक गया ऐसे से करना, उस दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो मेरे भाई बिना थके हुए हार्ट हमारा ये पंप करते रहता है ब्लड को पूरे बॉडी में, ये अपनी आप करते रहता है। इसीलिए सारे समय बिना थके सिकुड़न और क्या करता है मेरे भाई, यहां पर फैलने में वह समर्थ होता है। ये कौन सी मांसपेशी रेशा है? तो मेरे भाई हम कहेंगे ये हमारा कार्डिक मसल्स होता है। और कार्डिक का मतलब ही है मेरे भाई यहां पर हृदय की बात करेंगे, हार्ट की बात करेंगे। इसलिए हमारा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। और आंसर आप सी बहुत ही प्यार से आंसर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? सही स्टेटमेंट को बताना है। अब कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में, मेरे भाई एक बात जान लीजिए, फेफड़ा कह रहे हैं तो ये हमारा लंग्स है, और लंग्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लंग्स को ही हम लोग यहाँ पर फेफड़ा बोलते हैं, ये लंग्स है। लंग्स में मेरे भाई हम जानते हैं कि एक पाइप हमारा लगा रहता है, लंग्स हमारा अटैच होता है, और इस पाइप को हम पल्मोनरी यहाँ पर आर्टरी कहते हैं, ये पाइप है। इसी पाइप से क्या जाता है मेरे भाई, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, जिसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो हम कहते हैं ये हमारा अशुद्ध रक्त की हम बात कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं मेरे भाई कि अशुद्ध रक्त जो होगा हमारा एक पाइप के थ्रू फेफड़ा में जाता है, लेकिन फेफड़ा क्या करता है, उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित कर देता है। इस अशुद्ध रक्त को ये किस में, तो शुद्ध रक्त में परिवर्तित कर देगा। अब ये जो बन करके निकलेगा मेरे भाई, तो इसको हम लोग कहेंगे यहां पर हमारा ये शुद्ध रक्त में ये परिवर्तित हो जाता है। ये अशुद्ध रक्त हमारा किस में, तो कहेंगे यहां पर हमारा शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि यहां जो पाइप हमारा होता है, इस पाइप की अगर हम बात करते हैं, इसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, फुसफुस धमनी कहते हैं, और इसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कहता है मेरे भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड, गलत सही को चूज करना, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में रक्त में प्रवाहित होता है, और ऑक्सीजन रक्त से, कह रहा है कि फेफड़े में प्रवाहित होता है। अब कह रहा है ऑक्सीजन रक्त से फेफड़ा में जाता है। अब मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी फेफड़ा में जाता है और ऑक्सीजन भी फेफड़ा में जाता है, तो कहीं ना कहीं गलत है। और ऑक्सीजन रक्त से फेफड़ा में प्रवाहित होता है, यहां पर ऑक्सीजन फेफड़ा में थोड़ी जाता है। ऑक्सीजन मेरे भाई ये निकलेगा, यहां से ये ऑक्सीजन निकलता है, सॉरी यहां से ये ऑक्सीजन निकलता है, यहां से ये ऑक्सीजन निकलता है लंग्स से, और हमारे हार्ट में आता है। कहां पे आता है मेरे भाई, तो ये हमारे हार्ट के यहां पर हम कहते हैं बायां आलिंद में आता है। हार्ट के कहां पर आएगा, तो कहेंगे हार्ट के ये बायां आलिंद में आ जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो हार्ट के बायां आलिंद में ये आ जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कहां पे, तो हार्ट के बायां आलिंद में आता है मेरे भाई। तो ये फेफड़ा में नहीं जाता, ये गलत स्टेटमेंट आपको दे रखा है, तो गलत है तो उसको काट दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं ऑक्सीजन फेफड़े में से, ऑक्सीजन फेफड़े में से, फेफड़ा में से ऑक्सीजन मेरे भाई रक्त में प्रवाहित होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ा में प्रवाहित होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ा में प्रवाहित होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही है, यानी ऑक्सीजन जो वो फेफड़े से प्रवाहित होता है, और मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ा में जाता है। ये आपका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यहां पर सही है। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है कि 10वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मेरे भाई ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। अगला देखिए, ऑक्सीजन फेफड़े में से रक्त में प्रवाहित होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को तो चर्चा ही नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं होती है। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है। सही को चूज करना था तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, जो कि आंसर बी आपका करेक्ट दे रहा है। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि क्या मेरे भाई वृक्काणु की बात करते हैं, नेफ्रॉन की बात करते हैं। किडनी की मेरे भाई स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन ही होता है। अब नेफ्रॉन की क्या कहानी है, एक बार सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोग मेरे भाई एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए, और फिर आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। कह रहे कि नेफ्रॉन की लंबी यहां पर नलिकार संरचना जो होती है उसका क्या लाभ है। हम सभी लोग जानते हैं कि मेरे भाई नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होता है, और ऐसे करके ये हमारा पूरा का पूरा मेरे भाई देखिएगा, तो ऐसे करके नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर होता है।
अब ये नेफ्रॉन में अगर देखिए तो मेरे भाई इस तरह से नेफ्रॉन का ये हमारा क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और इसमें आप सभी लोग जानते होंगे, इस बार क्वेश्चन भी पूछा था किसी एग्जाम में, ये यू शेप का जो हमारा होता है इसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। यू शेप का जो हमारा होता है ये यू शेप का होता है। ये किस आकार का है मेरे भाई, एबीसीडी में जो यू पढ़ते हैं वो यू शेप का यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल होता है। और इसी के ऊपर क्या होता है मेरे भाई कि जाली बना हुआ एक संरचना होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुल्स कहते हैं। इसी के ऊपर जाली नुमा एक संरचना होता है जिसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर ग्लोमेरुल्स के नाम से हम जानते हैं। इसी को क्या कहें, तो यहाँ पर ग्लोमेरुल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और ग्लोमेरुल्स क्या करता है मेरे भाई, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन करता है, इस तरह से हमारा यूरिन वगैरह फिल्टर होगा और यहां पर यूरिन का फिल्ट्रेशन हो जाता है। यहां पर मेरे भाई यहां ध्यान रखना, यहां पर यूरिन का क्या होगा कि यहां पर यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। अगर यहां पर यूरिन का फिल्ट्रेशन हुआ, यदि मेरे भाई यहां पर यूरिन का फिल्ट्रेशन हुआ तो इसमें क्या होगा, फिल्टर होने के बाद अनवांटेड चीज बाहर हो जाते हैं, और जो काम का चीज होता है ये क्या करता, आसानी से जितने भी उसमें ग्लूकोज होंगे, जो भी पानी वगैरह होगा, उसको ये नेफ्रॉन क्या करता, अवशोषित कर लेता है। तो जितनी लंबी होगी उतना ही अच्छे तरीके से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए मेरे भाई लंबी होना यहां पर कहीं ना कहीं हम कहेंगे उसका कहीं ना कहीं हमारा एडवांटेज है। तो अगर लंबी होना क्यों एडवांटेज है मेरे भाई, हाँ एडवांटेज है, हाँ लंबी नालिका प्रारंभिक निस्यंदन से, यानी निस्यंदन का मतलब फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं मेरे भाई कि नेफ्रॉन हमारा फिल्ट्रेशन ही करेगा, तो प्रारंभिक निस्यंदन से अतिरिक्त जल को पुनः मेरे भाई यहां पर विशेषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करता है, यानी कि आसानी से अवशोषित होगा और हमारे यूज में वो आ जाता है। इसका मतलब है मेरे भाई लंबा होना यहां पर अच्छा माना जाता है। लंबा होना नहीं बोला तो गलत हो गया, अगर हाँ बोला है तो वृक्क को मेरे भाई दृढ़ता देने के लिए लंबी नालियां मेरे भाई उच्च घनत्व वाले कुंडली को संकुलित किया जाता है, नहीं दृढ़ता नहीं, मेरे कठोर बनाने के लिए नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए, चाहे कि उसके अंदर ग्लूकोज या पानी वगैरह का बढ़िया तरीके से अवशोषण हो पाए, इसीलिए मेरे भाई इसका इस्तेमाल करते हैं। अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाता है इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये लंबा ही होता है, नेफ्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट अब हमारा गलत है। आपको गलत बताना है और गलत स्टेटमेंट को बताने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सर नियुक्ति बैच और अखंड ज्योति बैच में क्या फर्क है, प्लीज बताइए, क्योंकि अभी तो अखंड ज्योति की सही से बैच चल ही नहीं रही है, आप नियुक्ति अभी लेकर के आए हैं जिसमें पढ़ाने समझ नहीं आ रहा है। सुमन कुमार जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अखंड ज्योति बैच है ना वो कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस उसमें है, और जो नियुक्ति बैच की क्लासेस है ना, पिछले बार टियर 2 टियर 1 में भी ये आपको बहुत ही स्कोर आपको कराया था, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच के रूप में है, एमसीक्यूज उसमें होंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप एमसीक्यूज पर अगर मेहनत करते हैं तो थ्योरी आपका साथ साथ चलता है, तो जो भी कंट्राडिक्शन होगा थ्योरी और साथ साथ आप एमसीक्यूज से रिलेट करके अपने थ्योरी के साथ साथ अपने क्वेश्चंस को भी मजबूती के साथ आप करेंगे। आप सिर्फ दो काम करिए ना, एक अखंड ज्योति बैच से थ्योरी पढ़िए और दूसरा आप यहां पर हमारा जो एमसीक्यूज नियुक्ति बैच का होगा आप उसको कवर कीजिए। ये दो काम आप खाली करिए, अगर ये दो काम अगर बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके थ्योरी के साथ साथ आपके एमसीक्यूज की भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और इसी बेसिस पर आपको काम करना है। लेकिन हम इस बार क्या कर रहे हैं, जो नियुक्ति बैच है उसमें पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन का समावेश पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद हम उसमें डाल रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। उसमें आपको मान लीजिए कि 2000 क्वेश्चंस आपका हम लगभग थ्योरेटिकल करवाएंगे, सॉरी 2000 क्वेश्चंस आपका चैप्टर वाइज करवाएंगे और 2000 क्वेश्चंस हम मिक्स करवाएंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आपको डिजाइन करके नियुक्ति बैच मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस है, एक एमसीक्यूज के बैचेज अभी दिए हैं और एक आपको थ्योरी के बैचेज दिए हैं, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के अंदर एक दूसरे का रिलेशन है। दोनों में मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशन है, जब एक समझोगे तो दूसरे अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा, कर सकते हो, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हाँ 4000 क्वेश्चन इस बार हम उसमें करा रहे हैं, इसलिए इतना पहले दिया गया और कोई बात नहीं है। जिनको भी लेना होगा आप जाइएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, आपको कभी भी ये ना लगेगा कि ये बैच लेने से मुझे घाटा हो गया या फिर ये बैच ले ली तो मेरा समय बर्बाद हो गया। आपको 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए कभी नहीं लगेगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं।
ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे गलत है। मेरे भाई डीएनए का जो पूरा नाम है वो हमारा क्या होता है, मेरे भाई डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, यानी कि डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कहने मतलब ये हमारा सही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये हमारा नाम क्या, तो कहेंगे यहां पर सही है, स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। आगे अगर हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला एक रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण का वहन करता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, डीएनए के छोटे से भाग को जीन कहते हैं, और जीन जो होता है वही जीन क्या करता है, माता पिता के लक्षण को, माता पिता के आनुवांशिक गुण को बच्चे में दे देता है। यानी मेरे भाई आप ये कह सकते हैं ये क्या करता था, आनुवांशिक गुण का वहन करता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या, तो मेरे भाई यहां पर सही है। आगे देखते हैं कि डीएनए का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जाहिर सी बात है मेरे भाई डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम इसलिए कह रहे हैं मेरे भाई क्योंकि आप यहां पर देखते हैं यहां पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। आपको ध्यान रखना कि डीएनए हमारा क्या, तो यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये बात स्टेटमेंट सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई उसके मूलभूत संरचनात्मक जो इकाई होती है, आपको ध्यान रखना न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है, ये भी सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर जिस डीएनए की हम बात कर रहे हैं, जिस डीएनए की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, इस डीएनए में क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें यहां पर पेंटोज शुगर होता है। इसमें क्या होगा, इसमें पेंटोज शुगर होता है, साथ ही साथ मेरे भाई इसमें फॉस्फेट भी होता है, साथ ही साथ इसमें फॉस्फेट भी होगा, और साथ ही साथ मेरे भाई इसमें नाइट्रोजीनियस बेस भी होता है। इसमें नाइट्रोजीनियस बेस भी आपका प्रेजेंट होता है, इसमें आपको नाइट्रोजनियस बेस भी आपका प्रेजेंट होता है। ये तीन चीजें यहां पर शामिल है, यानी मेरे भाई इसमें पेंटोज शुगर भी होगा, इसमें फॉस्फेट भी होगा, और इसमें हमारा नाइट्रोजीनियस बेस भी होगा। नाइट्रोजीनियस बेस को अगर जानना चाहते हैं मेरे भाई, तो ये आपका एडेनिन ग्वानिन वगैरह की जब हम बात करते हैं, जैसे अगर एडेनिन ग्वानिन की बात कर लीजिए, साइटोसिन थायमिन की बात कर लीजिए, मेरे भाई कहने का मतलब ये है इसमें ये सब प्रेजेंट होता है। अगर हम एडेनिन की बात कर लेते हैं, या फिर अगर हम यहां पर ग्वानिन की हम बात कर लेते हैं, या फिर यहां पर हम साइटोसिन की बात कर लेते हैं, या फिर मेरे भाई यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, थायमिन की बात कर लेते हैं, तो ये सब जो आप देख रहे हैं ना, तो ये सब हमारा आप नाइट्रोजीनियस बेस के रूप में उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन कितने अवयव हो गए, 1 2 3, ये 3 मुख्य रूप से होते हैं। तो मेरे भाई यहां पर बोला गया है कि जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हमारा डीएनए होता है, कह रहा है कि मेरे भाई वो केवल और केवल 2 अवयव से मिलकर के बना है, ये 2 अवयव से मिलकर के बना है। हम कह रहे हैं मेरे भाई इतने सारे अवयव होंगे, इसमें 3-3 अवयव होंगे, और 3-3 अवयव मुख्य रूप से होंगे, और यहां पर 2 अवयव की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर 2 अवयव लिख करके यहां पर गलत कर दिया कि 2 अवयव नहीं 3 होना चाहिए था। कितने होने चाहिए थे मेरे भाई, 2 नहीं कहेंगे 3 होना चाहिए था। इसीलिए कहेंगे यहां पर कि अगर गलत कोई है तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो गया। ये तो आपका सही था, ये भी सही था, ये आपका गलत है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर हम लोग आंसर करने के लिए जाएंगे तो हमारा केवल और केवल सी हमारा यहां पर गलत होगा, केवल सी गलत होगा, क्योंकि मेरे भाई इसमें 3-3 चीज हमारे यहां पर शामिल थे, 3-3 अवयव शामिल थे, 1 2 3, शुगर है, फास्फोरस है, और हमारा नाइट्रोजन बेस है, और एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन हमारा थायमिन की हम बात करते हैं, ठीक है। और डीएनए में तो ये सब चीज हमारा प्रेजेंट होता ही है, और एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, हमारे डीएनए में एडेनिन और थायमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में भी हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई वहां भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और साइटोसिन ग्वानिन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, चूंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये भी आ चुका है। सर एएलपी के लिए यूट्यूब पर थ्योरी बैच कहां पे, देखिए एएलपी के लिए अगर आपको क्लासेस करनी है, अगर आपको लगता है कि एएलपी करना है तो साइंस की क्लासेस मेरा आप कर सकते हैं। उसमें अगर लगता है कि मेरे से पढ़ना तो एएलपी बैच के लिए भी आप साइंस कर सकते हैं, क्योंकि साइंस आपको जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे लेवल तक हम लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि वो बीपीएससी टीचर में पढ़ा रहे हैं। तो अखंड ज्योति बैच आप भी कर सकते हैं, आपको भी बेनिफिट होगा, किसी को ऐसा नहीं कि घाटा लगेगा, सब लोग करिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, पढ़ करके आपको लग जाएगा कि एक एक चैप्टर से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग मेरे भाई आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि नाको की बात कही गई है। अब नाको क्या है, तो एक संस्था है मेरे भाई जो यहां पर किससे रिलेटेड तो है, तो एड्स से रिलेटेड है। आप ध्यान रखेंगे यहां पर नेशनल एड्स कंट्रोल हमारा यहां पर क्या तो कहेंगे एसोसिएशन की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। नेशनल एड्स हमारा क्या तो कि यहां पर लिखा हुआ भी मेरे भाई ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, तो नेशनल एड्स हमारा क्या तो कहेंगे कॉर्पोरेशन। यहां पर नेशनल एड्स हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको नाको की बात करेंगे मेरे भाई, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये किससे रिलेटेड है मेरे भाई? तो एड्स से रिलेटेड है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, उसकी संस्था जिसका संबंध हमारा एड्स से होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि सूक्ष्म बैक्टीरिया की बात करता है। अगर सूक्ष्म बैक्टीरिया बोल दिया मेरे भाई, तो इस बैक्टीरिया को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, और इसी के बारे में कह रहा है स्टेटमेंट कौन सा सही है। आप ये बताइए मेरे भाई कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है, ये कह रहा है कि ये जीवित व मृत की सीमा रेखा है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है कि जीवित और मृत सीमा रेखा पर होते हैं, यानी कि जीवित और मृत सीमा रेखा पर अगर होते हैं तो ये वायरस हमारा होता है। ये जीवित और मृत की अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें सीमा रेखा पर होता है, तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि सजीव एवं निर्जीव के बीच में ये संबंध को बताता है, यानी कि जीवित और मृत की सीमा रेखा पर, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच में जो हमारा संबंध होता है, सजीव और निर्जीव के बीच में संबंध होता है, ये हमारा वायरस में होता है। ये किस में होता है मेरे भाई? ये वायरस में होता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वायरस हमारा यहां पर निर्जीव भी होता है और वायरस हमारा सजीव भी होता है। अगर वायरस सजीव होगा तो हमारे बॉडी के अंदर है, अगर हमारे शरीर से बाहर अगर हमारा वायरस है, हम कहते हैं वो हमारा इनएक्टिव होता है, वो निर्जीव होता है। तो याद रखना मेरे भाई, निर्जीव और सजीव वायरस होते हैं और उन दोनों में एक संबंध होता है। हमारे यहां पर बैक्टीरिया में नहीं होता, बैक्टीरिया मर गया तो मर गया, उसकी कोई कहानी नहीं है। तो ये वायरस में होता है मेरे भाई, ये हमारा जीवाणु में नहीं होता है। अगर जीवाणु में नहीं होगा तो ये वायरस में होगा, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो इस क्वेश्चन के आंसर होने की संभावना हमारा यही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे मेरे भाई हमारे, तब फिर यही आंसर्स होने की संभावना, चूंकि आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सत्य, सत्य को पूछ रहा है। ये तो हमारा गलत है, ये सत्य की बात कर रहा है, तो मेरे भाई ये हमारा गलत हो गया। चलो ये तो गलत हो गया, क्योंकि वायरस में ऐसा होता है, ये जीवाणु में नहीं होता है। दूसरी बात, वनस्पति और जानवर के सीमा रेखा पर होता है। तो मेरे भाई वनस्पति कहने का मतलब यहां पर हम किसकी बात करेंगे? पादप की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर है। इसका मतलब है मेरे भाई हम सीधा कहेंगे वनस्पति मतलब प्लांट की हम बात कर रहे हैं, और जानवर मतलब एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो पादप और जानवर के बीच में या पादप और एनिमल्स के बीच में जो संबंध होता है उसको युगलिना कहते, युगलिना के बीच के, युगलिना को कहते हैं। तो मेरे भाई युगलिना में हम कहेंगे पादप और जंतु के बीच की कड़ी मानी जाती है। आप ध्यान रखेंगे युगलिना की हम यहां पर बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पर युगलिना की बात करते हैं। युगलिना को क्या बोलते हैं? तो मेरे भाई यहां पर पादप और जंतु के बीच की कड़ी बोलते हैं। पादप और जंतु के बीच की जो कड़ी होती है, पादप और जंतु के बीच की जो कड़ी होती है, उसको हम लोग युगलिना कहते हैं मेरे भाई। ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, युगलिना हमारा यहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है, ये युगलिना यहाँ पर एक जीव है जो इसमें पादप और जंतु दोनों लक्षण होते हैं, इसलिए पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। वायरस हमारा निर्जीव और सजीव के बीच में रिलेशन देता है, इसलिए ये वायरस के लिए होगा और ये युगलिना के लिए होगा, ये भी हमारा बैक्टीरिया के लिए नहीं है। आगे मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और अगला चीज को हम लोग देखते हैं। क्या ये फूल देने वाली बैक्टीरिया होती है? क्या ये फूल नहीं देने वाली बैक्टीरिया वनस्पति की सीमा रेखा पर है? तो मेरे भाई यहां पर ये भी कोई रिलेशन हमारा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर फूल देने वाली बैक्टीरिया या फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होता है, इसका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इसको भी काट देंगे। तो ये रिलेटेड इससे हमारा नहीं है। तो हम कहेंगे तीनों हमारा नहीं होगा, ये तीनों हमारा नहीं होगा। उसमें भी मेरे भाई देने वाली वनस्पति की कह रहा था, यानी कि प्लांट की बैक्टीरिया की बात कर रहा था। तो मेरे भाई ऐसा कोई प्लांट की बैक्टीरिया हमारा नहीं है जो कि फूल देने वाली और फूल नहीं देने वाली के बीच में रिलेशन होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसमें से सभी गलत हो गए मेरे भाई। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा सत्य है? तो कोई सत्य नहीं है। कौन सा सत्य है? तो कोई सत्य नहीं, इसलिए ऑप्शन ई के साथ आप जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे इसी की अखंड ज्योति बैच की आप बात कर रहे थे ना, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए मेरे भाई इसमें कंप्लीट थ्योरी आपकी क्लासेस कराई जा रही है। और जो नियुक्ति बैच हम आपको दिए हैं वो नियुक्ति बैच आपको कंप्लीट एमसीक्यूज करा जाएंगे और उसमें कंप्लीट आपका शुरुआत से लेकर के अंत तक आपके एग्जाम तक हम आपको प्रैक्टिस में बनाए रखेंगे। उसके लिए वो बैच नियुक्ति 4.0 है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अनावृत बीजी की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म हमारा अनावृत बीजी होता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम पादप उत्तक की अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा पादप उत्तक होता है। तो इस पादप उत्तक की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस या फिर आप पादप उत्तक नहीं छोड़िए, उत्तक के बारे में नहीं, हम पादप की बात कर लेते हैं, हम प्लांट की बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई प्लांट में हम लोग जानते हैं कि एक फूल वाला हमारा पौधा होता है। कैसा पौधा होगा मेरे भाई? तो कहेंगे यहां पर हमारा फूल वाला पौधा होता है। जो फूल वाला पौधा होता है
ये जो हमारा फूल वाला पौधा होता है मेरे भाई, इस फूल वाले पौधे में बीज भी होता है, लेकिन फूल वाले पौधे को हम क्या कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, इसको हम लोग यहाँ पर फेनेरोगेमी के नाम से जानते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसको फेनेरोगेमी कहते हैं। फूल वाले पौधा को फेनेरोगेमी कहेंगे, और जो फेनेरोगेमी हमारा होता है मेरे भाई, वो दो तरह का होता है, एक तो यहाँ पर आवृत बीजी के नाम से है, एक हमारा आवृत बीजी होगा और दूसरा हमारा कैसा होगा, तो यहां पर हमारा अनावृत बीजी होगा। तो एक हमारा आवृत बीजी है, दूसरा हमारा अनावृत बीजी है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर एंजियोस्पर्म कहते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर जेमिनोस्पर्म के नाम से हम जानते हैं। इसको हम लोग जेमिनोस्पर्म कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आवृत बीजी अनावृत बीजी की बात करते हैं मेरे भाई, तो दोनों में एक मेजर डिफरेंसेस है, इसमें फूल भी होगा, इसमें फल भी होगा, और मेरे भाई इसमें बीज भी होगा। इसमें तीनों चीज हमारा मौजूद होता है, क्वेश्चन पूछता है। और अनावृत बीजी की बात करते हैं, इसमें नेकेड बीज होता है, इसके बीज के बाहरी आवरण नहीं होता, इसमें बीज का बाहरी आवरण होता है। लेकिन मेरे भाई जो अनावृत बीजी होता है ना, इसमें फूल भी होता है, इसमें बीज भी होता है और नेकेड बीज होता है। ये कैसा बीज होगा मेरे भाई, तो याद रखना यहां पर नेकेड बीज होता है, बीज का बाहरी आवरण नहीं होता है। और लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना कि इसमें फल नहीं होता है, इसमें फल सिर्फ नहीं होता, ये सब होगा, ये सब होता है, ये सब होता है, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना फल नहीं होता है और नेकेड बीज होता है। तो अगर अनावृत बीजी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अनावृत बीजी हमारा कहीं ना कहीं जेमिनोस्पर्म है। और जेमिनोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, जैसे चीर हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया, या पाइन हो गया, ये सब हमारा इसी में आता है और उसी पौधे में ऐसा होता है। तो कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं। मेरे भाई ये गलत लिखा हुआ, फल नहीं लगते हैं, फूल तो होबे करता है, यहां पर फूल जो लिख दिया गलत है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लग, उनके फल नहीं लगते हैं, उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचना की सतह पर विकसित हो जाते हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो उसके बीज होते हैं, उस बीज में बंद नहीं होता, बीज खुला रहता है, यानी कि नेकेड बीज होता है। कैसा बीज होगा, नेकेड बीज। यहां फल नहीं, यहां फूल नहीं होगा, फल होगा मेरे भाई। तो आप ध्यान रखेंगे, फल नहीं होता है, फूल तो होबे करता है, बीज भी होता है, लेकिन फल नहीं होता है। और ये हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो आमतौर पर हमारा नग्न बीजी प्रकार के बीज होते हैं। यहां पर मेरे भाई हम कहेंगे नग्न बीजी हमारा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं मेरे भाई नग्न बीजी प्रकार के हमारे बीज होते हैं। तो नग्न बीजी कहने का मतलब मेरे भाई वो अनावृत ही होंगे, और अनावृत कहने का मतलब है उसी के बारे में यहां अनावृत लिख भी दिया है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर्स में कुछ करना ही नहीं था, सीधा आपके आंसर्स ही दे रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे की हम लोग बात करते हैं। अगला जो दे रखा है मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन हम फिर भी आपको कोशिश करेंगे बता देने का। एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है कि x कोई हमारा एलिमेंट है जिसकी परमाणु संख्या हमारा कितना z है, द्रव्यमान संख्या कितना a है। अब कह रहा है मेरे भाई कि इससे हमारा क्या बन रहा है, तो इससे हमारा यहां पर एक दूसरा कंपाउंड कोई बन रहा है, और दूसरा कंपाउंड हमारा y बन रहा है। इससे दूसरा कंपाउंड हमारा, इसी को फ्रेश करके हम यहां पर लिख रहे हैं। अगर ये बन रहा है तो यहां पर हमारा क्या बन रहा है मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा Z+1 हो गया, और Z+1 यहां पर है और यहां a है। तो मेरे भाई अगर द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता है और परमाणु संख्या में अगर 1 की वृद्धि होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा जरूर कहोगे कि सर यहां से बीटा इमिशन हुआ है, यहां से एक बीटा निकला है। यहां से क्या निकला है मेरे भाई, तो एक बीटा का इमिशन हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि पहले केस में बीटा का इमिशन अगर हो जाएगा तो गामा तो हो नहीं सकता है, अल्फा तो हो नहीं सकता है। तो आप 16 का बी आंसर कैसे कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए मेरे भाई। एक्चुअली में y यहां लिख दिया है, y इसी का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। a इसका द्रव्यमान संख्या, Z+1 इसकी परमाणु संख्या है, ये एक साथ है मेरे भाई, ये एक साथ है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इससे ये बना है, तो Z से Z+1 हुआ, तो एक परमाणु संख्या बढ़ा, द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं हुआ, तो मेरे भाई एक बीटा का इमिशन होता है। एक बीटा के इमिशन से क्या होता है कि परमाणु संख्या में एक बढ़ोतरी होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। इसका मतलब मेरे भाई ना तो ये आंसर होने की संभावना है, आप अगर तुक्का भी मारते तो ये ना, इसको काट देते, चूंकि यहां पर गामा दे रखा है, यहां अल्फा दे रखा है, ये तो हो भी नहीं करता। तो बीटा होने की संभावना है, यानी कि ये हमारा सही है। इसके बाद आगे कहता है कि आगे का जो कंपाउंड हमारा बना है ना, वो आगे का कंपाउंड मेरे भाई यहां पर हमारा B* बन गया, इसको B* कह दिया। और B* ये कितना बना मेरे भाई, इसकी परमाणु संख्या फिर से Z-1 हो गए और इसका द्रव्यमान संख्या A-4 हो गया। अब मेरे भाई आप देखिए कि Z से Z+1 हुआ और Z से अगर Z-1 हो गया, तो आप यहां से मेरे भाई यहां जब आप देखिएगा
इसका मतलब है आप देखेंगे मेरे भाई तो यहां पर कहीं ना कहीं -2 की कमी हुई है। और अगर यहां से लेकर के यहां अगर देखेंगे यहां पर -4 की कमी हो गई है। तो मेरे भाई जब एक अल्फा निकलता है तो 2 की कमी होती है परमाणु संख्या में और 4 की कमी होती है द्रव्यमान संख्या में। इसका मतलब इसके बाद कहीं ना कहीं हमारा अल्फा का ही इमिशन हुआ है। इसके बाद अगर देखिएगा मेरे भाई तो बी स्टार के बाद हमारा बी बन रहा है। तो बी स्टार के बाद अगर हमारा बी बन रहा है मेरे भाई, ये अगर हमारा बी है तो ये भी Z-1 ही है और ये हमारा A-4 ही है। और हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि गामा का जब इमिशन होता है ना तो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। एज इट इज आपको ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब लास्ट में एक गामा का भी इमिशन हो गया। तो मेरे भाई ऐसे रिलेशन में 16 नंबर क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपकी सी होंगे। इसीलिए आप देखिएगा आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपने माइंड कंसंट्रेशन को ऊंचे लेवल में लेकर के चलना है। गलती करने की संभावना एकदम कम हो वैसे रिएक्शन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर अगर जाइएगा तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। और एक सीक्वेंस में मेरे भाई इस तरीके से आपको यह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो आपको Na2SO4 में आपको S का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। तो मेरे भाई ये तो निकालना एकदम सिंपल है। Na2SO4 की बात करेंगे और जिसका ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा उसको हम X मान लेंगे। अगर X S का पूछा गया है तो इसको X मान लेते हैं। मेरे भाई ऑक्सीजन का पर हमारा ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। ऑक्सीजन फैमिली का होता है तो ऑक्सीजन का क्या, तो मेरे भाई यहां पर -2 लेकिन कितने ऑक्सीजन तो कहेंगे 4। पावर में कोई माइनस प्लस नहीं है तो हम 0 के बराबर कर देंगे। और यहां पर मेरे भाई सोडियम हमारे पहले ग्रुप के एलिमेंट है और पहले ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसका हमारा +1 होता है, ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां पर मेरे भाई सिर्फ +1 नहीं होगा, क्योंकि 2 सोडियम है तो हम यहां पर इसको 2 मान लेंगे, क्योंकि +1 गुना 2 यानी कि 2 हो जाएगा। और यहां से x को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 4 दूनी 8, 8 में से ये 2 घट जाएगा और कहीं ना कहीं मेरे भाई x की वैल्यू +6 आएगी। और x की वैल्यू +6 इसका मतलब मेरे भाई सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा और +6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाइए, क्या दिक्कत है। तो मेरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं और कुछ का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर मेटलर्जी की बात करता है और मेटलर्जी को हम धातु क्रम कहते हैं। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी अयस्क होते हैं जैसे कि आयरन के अयस्क होते हैं और आयरन का जो अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोह पायराइट, ये सब हमारा होता है। और जो आयरन के किसी का भी अयस्क है ना, अयस्क कहने का मतलब मेरे भाई उसके अंदर कहेंगे यहां पर क्या होता है, इंप्योरिटी होता है, उसके अंदर गंदगी होता है, वो हमारा अशुद्ध रूप में होता है। कोई भी ओर अगर देखते हैं तो वो अशुद्ध रूप होता है। अगर मान लेते हैं आयरन ओर से आयरन को अलग कर रहे हैं, इसका मतलब अशुद्ध में से शुद्धियां को आप अलग कर रहे हैं। आयरन ओर जो है वो हमारा क्या अशुद्ध रूप में होता है और कंप्लीट आयरन को आप अलग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं शुद्ध रूप होता है। तो आप एक बात समझ लीजिए मेरे भाई कि मेटलर्जी हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, मेटलर्जी हमारा एक ऐसा विधि होता है जिस विधि में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अशुद्धियों वाला जो हमारा तत्व होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध प्रकार के तत्व को बाहर कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग ओर से अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध तत्व को प्राप्त करते हैं। तो मेरे भाई एक ही बात है कि शुद्ध अयस्क से, किससे, तो अयस्क से क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं। यानी आप यहां से धातु को अलग करते हैं और अयस्क से आप जो धातु है उसको आप अलग करते हैं। अगला मेरे भाई असत्य कथन को बताना है और हमने आपको पहले ही भी बोला था इस पर क्वेश्चंस हमेशा बीपीएससी अभी नहीं पूछा है इधर, लेकिन पूछने की संभावना एकदम ज्यादा है। हो सकता है कि आप लोगों के सेट में इस बार दे दे। हाइड्रोजन बम के बारे में नहीं पूछा है लेकिन पूछने की संभावना मेरे भाई बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन बम हमारा जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जिस सिद्धांत पे काम करता है मेरे भाई, वो सिद्धांत हम लोगों को याद रखना है। इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको अगर बोले तो इसको हम लोग यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कैसा था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कैसी अभिक्रिया है मेरे भाई, इसको हम लोग यहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये हमारा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाता है। ये हमारा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गया। अब यहां पर बात आता है कि कैसे सर याद रहेगा, याद रखने का ट्रिक बताते हैं। हाइड्रोजन बम है ना, हाइड्रोजन बम के लिए एक एटम बम के लिए, एक हाइड्रोजन बम के लिए पूछेगा। तो मेरे पास हाइड्रोजन में अगर देखिएगा तो आपको ऐसा दिख रहा है यू शेप का एच में, तो यहां फ्यूजन में और फिजन में आप लोग गलती करता है, यहां पर यू शेप का आपको दिखेगा।
मतलब आप समझ लीजिएगा फ्यूजन मतलब संलयन ही होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है वो आपको क्या पूछेगा मेरे भाई, तो एटम बम के बारे में पूछता है, क्वेश्चंस यहीं से रिलेट करता है। और अभी नहीं आया है तो आप समझ लीजिए कि टियर 4 में ये क्वेश्चन श्योर आने की संभावना है। और आप तैयार रहिए इस चीज के लिए, और एक एक बच्चा मेरे भाई ये आंसर्स करेगा और गलती कोई नहीं करेगा। अब इसके लिए सिद्धांत क्या होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हमारा ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर ही हमारा काम करता है। यहां पर हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, फ्यूजन में आई है यहां पर मेरे भाई। अगर एक आपको पता चल गया कि एच यू के साथ हमारा है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई ऑटोमेटिक हम कहेंगे नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, यहां पर हम लोग इसको डायरेक्ट कह देंगे संलयन नहीं, नाभिकीय विखंडन कह देंगे। ये हमारा नाभिकीय विखंडन, और कभी गलती तुम नहीं करोगे। एक याद रखो ना, दूसरा ऑटोमेटिक आप कह दोगे कि एटम बम बोला तो फ्यूजन हो जाएगा, फिर विखंडन हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं यहां पर कि हाइड्रोजन बम हमारा नाभिकीय संलयन पर काम कर रहा है, हमारा फ्यूजन में यू है, और यहां पर हाइड्रोजन में मेरे भाई यहां पर एच की बात हम कर रहे थे, इसमें एच हमारा यू की जैसा बनता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट हमारा सही है, गलत को खोजना है। परमाणु एटम बम की बात करें, एटम बम विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जाएं निर्मुक्त होती कहने के कारण मेरे भाई द्रव्यमान की क्षति होती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। और E इक्वल टू mc स्क्वायर वाला जो इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, आइंस्टीन का इक्वेशन होता है, तो मेरे भाई एनर्जी लूज करेगा तो हम कहेंगे यहां पर हमारा द्रव्यमान भी हमारा यहां पर क्षतिग्रस्त होगा, यानी कि द्रव्यमान की भी क्षति पहुंचेगी। दूसरी बात मेरे भाई स्टेटमेंट भी सही हो गया, ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। गलत कौन है, तो मेरे भाई यहां पर कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, इसका खोज मैडम क्यूरी ने नहीं किया था मेरे भाई। इसका खोज मैडम क्यूरी ने नहीं किया था। इसका खोज किसने किया था, वो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। इसको आई क्यूरी, और हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जूलियट के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पर आई क्यूरी होगा, क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे आई क्यूरी। एंड यहां पर किसकी बात करेंगे, तो यहां पर आई क्यूरी के साथ मेरे भाई ये नाम आपको याद रख लीजिएगा। ये हमारा आर्टिफिशियल तरीके से बोलेगा तो ये हमारा नहीं किया था। तो मैडम क्यूरी की अगर बात करते हैं तो आर्टिफिशियली इन्होंने नहीं किया था, इसलिए ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो इसी क्वेश्चन के आंसर को करेंगे, ठीक है। नेचुरली आप देखेंगे मैडम क्यूरी ने उस चीज को खोजा था। आगे चलते हैं, आर्टिफिशियली नहीं, आगे चलते हैं। अगला उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक का आदान प्रदान होता है हमारा अभिकारक की तरफ, तो सीधा कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये कहला जाएगा। कितनी बार पढ़ा चुके हैं। और याद रखना कि कभी भी मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया में जो होता है एक आपका उत्पाद बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा समजातीय श्रेणी के क्वथनांक की क्रमबद्धता के संबंध में सही है। इस क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए। अगर हम बात करते हैं कि समजातीय श्रेणी की बात करते हैं मेरे भाई, समजातीय श्रेणी में क्या होता है, एक कार्बन, यानी कि आप अल्केन अल्किन अल्काइन पढ़ते हैं ना, तो उसमें कोई भी कंपाउंड अगर देखिएगा तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का आपको अंतर मिलता जाएगा। और एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अगर अंतर प्राप्त होता है, चाहे अल्केन में, चाहे अल्किन में, चाहे अल्काइन में, तो आप समझ लीजिए मेरे भाई वो हमारा समजातीय श्रेणी में होगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर वह समजातीय श्रेणी में होगा तो मेरे भाई आपसे बोला गया कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बताइए, अगर समजातीय श्रेणी की अगर हम बात करते हैं और क्वथनांक की क्रमबद्धता को देखना चाह रहे हैं, यानी आगे की चार बात कर रहे हैं, जैसे कि CH2 है तो CH2 के बाद हमारा क्या होगा, C2H4 होगा। C2H4 के बाद हमारा क्या होगा, C3H6 हो जाएगा। C3H6 के बाद हमारा क्या होगा, C4H8 हो जाएगा। C4H8 के बाद हमारा क्या होगा, कहेंगे C5H10 हो जाएगा। एक कार्बन दो हाइड्रोजन बढ़ा रहे हैं, तो मेरे भाई कार्बन के परसेंटेज बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो आप याद रखना चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं हमारा बढ़ जाएगा, क्रमबद्ध तरीके से वो हमारा बढ़ जाता है। तो वो बढ़ जाएगा और साथ ही साथ कहेंगे मेरे भाई आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने से या फिर क्वथनांक में कमी हो जाएगा, या आणविक द्रव्यमान में कमी होने से आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे ना वो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आणविक द्रव्यमान में अगर वृद्धि होगी ना तो समझ लीजिए मेरे भाई कि कार्बन की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है मेरे भाई उसके क्वथनांक जो होते हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हमारा ये आंसर, तो सिर्फ यहां पर हम लोगों को क्वथनांक की बात करेंगे। यहां पर आणविक द्रव्यमान में अगर वृद्धि होगी तो मेरे भाई याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों यहां पर बढ़ जाएगा, यानी कि क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु दोनों बढ़ जाते हैं समजातीय श्रेणी की क्रमबद्धता को आगे बढ़ाते हुए।
आगे दे रखा है कि हाइड्रोजन अगर H2O की बात करते हैं और H2S की बात करते हैं मेरे भाई, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और H2 हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग वीक वेंडर वाल फोर्स कहते हैं। सबसे कमजोर हमारा वेंडर वाल फोर्स ही होता है, उससे मजबूत तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसीलिए मेरे भाई वो दोनों अलग है। तो ध्यान रखना, जब H2O जल है जबकि H2S हमारा गैस है, क्यों ऐसा है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन अधिक मजबूत है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन अधिक मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन विद्युत चुंबकीय है, तो मेरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। तो एक ही स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही है कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बात समझ लीजिए मेरे भाई, अगर H2O की हम बात कर रहे हैं, हम H2O की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसमें कैसा बॉन्ड होगा मेरे भाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा जल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और लेकिन यहां पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये मेरे भाई यहां पर वीक वेंडरवाल फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है कि यहां पर हमारा वीक वेंडरवाल की हम बात कर रहे हैं, वीक वेंडरवाल फोर्सेस हमारे यहां पर होता है, वीक वेंडरवाल हमारा फोर्स काम करता है। अब मेरे भाई सबसे अगर घटिया बॉन्ड किसी का होता, सबसे वीक बॉन्ड अगर किसी इसी का होता, इससे थोड़ा मजबूत इसका होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, उसके बाद हमारा कौन सा कहेंगे, हमारा कोवलेंट बॉन्ड होगा, इसके बाद हमारा कौन सा बॉन्ड कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड होगा, इसके बाद हमारा कौन सा कहेंगे, यहां पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इससे भी घटिया कौन होगा, तो हमारा यहां पर वेंडरवाल हो जाएगा। तो आपको मेरे भाई ये ऑर्डर भी ध्यान रखना है कि सबसे वेंडरवाल फोर्स का हमारा बॉन्ड होता है। सबसे घटिया बॉन्डिंग किसकी होती है, तो मेरे भाई सबसे घटिया बॉन्डिंग वेंडरवाल का, सबसे मजबूत आयनिक का, सब उसके बाद हमारा यहां पर सहसंयोजक बंधन जिसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, फिर मेटल से मेटल बॉन्ड बनता है मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर सबसे वीक हमारा वेंडरवाल होता है। और ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऑर्डर पर भी आपको क्वेश्चंस कई बार पूछता है, ठीक है। तो मेरे भाई इसीलिए ये दोनों अलग है, और वो कारण भी आपको लिख दिया है कि सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मेरे भाई यहां पर H2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो कि हमारा अधिक मजबूत होता है। ये मजबूत है, ये वीक है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन अगर लेते हैं, मेरे भाई सिल्वर नाइट्रेट कहने का मतलब हम लोग AgNO3 की हम बात करते हैं, इसका जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। जलीय विलयन को हमेशा एक्वस से दिखाते हैं, और इसका जो जलीय विलयन है मेरे भाई, सोडियम क्लोराइड जो हमारा यहां पर है NaCl की हम बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड मेरे भाई सॉलिड फॉर्म में होता है, जब इनका रिएक्शन हम कराते हैं ये हमारा AgCl का फॉर्मेशन करेगा, और साथ ही साथ मेरे भाई ये NaNO3 का निर्माण करेगा। अब ये जो हमारा AgCl यहां पर दिख रहा है, एक्चुअली में ऐसा क्यों रिएक्शन हुआ है, तो आप देखिए AgCl के साथ चला गया, Ag किसके साथ गया मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर इस रिएक्शन में अगर देखेंगे तो जो Ag है ये हमारा यहां पर Cl के पास चला गया, और जो सोडियम है वो हमारा NH3। मेरे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, दो बार, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, दो बार आयंस का आदान प्रदान हुआ, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, और जो इससे बनेगा इसको हम लोग अवक्षेप कहेंगे, इसको हम लोग अवक्षेप कहेंगे। तो HCl हमारा नमक है लेकिन अवक्षेप के रूप में होता है, और अवक्षेप मेरे भाई सॉलिड फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जो हमारा AgCl होता है वो ये व्हाइट फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होगा, तो व्हाइट फॉर्म में होगा। तो मेरे भाई यहां पर सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप बनता है, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है, व्हाइट पीपीटी का निर्माण करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसका मतलब है मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो सफेद अवक्षेप बनता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा हो गया चूंकि दो बार आयंस का आदान प्रदान हो गया। आगे मेरे भाई गैल्वेनाइजेशन अगर हम लोग करते हैं, हमने आपको बताया था कि गैल्वेनाइजेशन दो ही चीज का करते हैं, एक तो आयरन का करते हैं और दूसरा स्टील का करते हैं। आयरन और स्टील का हम लोग गैल्वेनाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, और जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक का लेप लगाते हैं, और उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो मेरे भाई हम लोग जंग से लगने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो मेरे भाई किससे बचाने के लिए, तो मेरे भाई यहां पर जंग से बचाने के लिए, और जंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोरजन कहते हैं, जंग को ही हम लोग यहां पर संचारण कहते हैं। आंसर करेंगे सी, उससे बचाने के लिए हम लोग जिंक की परत उस पर चढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, किसी अनुदैर्ध्य तरंग की बात हो रही है मेरे भाई, जहां कहीं भी अनुदैर्ध्य तरंग बोल दिया तो समझ लीजिए ध्वनि तरंग की बात कर रहा है। कि अगर कह रहा है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न, लगातार दो विरलनकरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला है मेरे भाई कि अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर यहां पर अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग अगर एनालिसिस करते हैं तो ये हमारा कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। इस अनुदैर्ध्य तरंग में अगर देखिएगा तो कंप्रेशन मतलब एक जगह सारे मॉलिक्यूल्स जमा हो गए,
और एक जगह सारे मॉलिक्यूल जमा हो गए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा कंप्रेशन वाला फंडा हो गया। और एक्सपेंशन में ये हमारा फैल गया, और एक्सपेंशन को हम यहां पर कहेंगे रेयर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग संपीड़न कहेंगे, इसको हम लोग विरल कहते हैं, यानी कि रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। और फिर मॉलिक्यूल्स एक जगह जमा होगा, कहीं ना कहीं मेरे भाई एक जगह हटा है तो फिर जाकर के एक जगह सटेगा, फिर एक जगह सब सटेगा यहां पर, तो फिर कंप्रेशन हो गया। तो मेरे भाई एक कंप्रेशन दूसरा कंप्रेशन, एक कंप्रेशन दूसरे कंप्रेशन के बीच लगातार जो दूरी होती है, यानी एक संपीड़न दूसरे संपीड़न के बीच लगातार दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, इसके आगे भी हमारा क्या होता है, फिर एक्सपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स, फिर ये दूर दूर भागेगा, जब दूर दूर भागेगा तो फिर से यहाँ एक्सपेंशन हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ एक्सपेंशन, फिर से हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक्सपेंशन हो गया, फिर से यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक्सपेंशन हो जाएगा। और इस एक्सपेंशन को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। एक बार तो यहाँ पर फैला हमारा रेयर फ्रैक्शन भी कहते हैं, और यहाँ पर एक रेयर फ्रैक्शन हो गया। तो मेरे भाई रेयर फ्रैक्शन मतलब कहने वाला हमारा विरलन और विरलन, और दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम वेवलेंथ ही कहते हैं। तो दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और इसमें से वेवलेंथ हमारा कोई है ये नहीं है, तरंग दैर्घ्य कहीं नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो मेरे भाई आंसर क्या होगा, हम यहां पर तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यानी कि तरंग दैर्घ्य कहने का मतलब है हम लैम्डा की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि पराध्वनिक तरंग की बात करते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा पराध्वनिक के सेंस में मेरे भाई गलत है, वो आपको बताना है। आप बता दीजिए। कह रहा है कि इनका उपयोग औद्योगिक कार्य चिकित्सक क्षेत्र में हम लोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, ये सही कहीं स्टेटमेंट मेरे भाई सही है। अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह जो की जाती है, अल्ट्रासाउंड करते तो वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारा अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं, ये तो सही है। पराध्वनिक तरंग से हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो पराध्वनिक तरंग से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप ये समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ते होंगे मेरे भाई कि समुद्र की गहराई का पता लगाना है, तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए आप अल्ट्रासोनिक वेव ही नीचे छोड़ते हैं, और उसी से फिर रिफ्लेक्शन से आता है, और फिर आप पता कर पाते हैं कि हमारा गहराई कितना है। तो आप वहां पर सोनार जो हमारा एक डिवाइस होता है, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव ही वहां से हम लोग भेजते हैं, और वो क्या करता है, पराध्वनिक तरंग हमारा क्या करता है, तो दोषपूर्ण स्थान से वापस परावर्तित कह रहा है कि नहीं होता है मेरे में, परावर्तित हो जाएगा और दोषपूर्ण स्थान का पता भी लगाता है। मेटल डिटेक्टर के रूप में भी ये काम करता है। ये तो गलत दे रखा है, तो गलत मेरे भाई यही हो गया। ये बाधाओं की मौजूदगी के बावजूद निर्धारित मार्गों पर यात्रा करती है, ये स्टेटमेंट मेरे भाई सही होना चाहिए। अगर बाधा आ भी जाता है तो ये हमारा आर पार कट जाता है, क्योंकि हड्डी वगैरह में भी ये वाला जो मेरे भाई लाइन लिखा हुआ है ना, तो ये लाइन भी हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर सही होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। याद रखना मेरे भाई, बाधाओं की मौजूदगी के बावजूद भी हमारा निर्धारित मार्ग में यात्रा करती है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा गलत है, तो निहायत गलत था, आप ऐसे ही आंसर करेंगे। परावर्तित हो जाती है, परावर्तित कैसे नहीं है, तो आगे है त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें, विचलन कोण हमारा किसके किसके बीच में बनेगा। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि ये त्रिभुज हमारा होता है, और इस त्रिभुज को हम प्रिज्म कह देते हैं। इस त्रिभुज को क्या कहते थे, हम प्रिज्म कह दिए। अब कोई भी प्रकाश की किरण अगर इस पर पड़ती है, तो प्रकाश की किरण मेरे भाई जब पड़ेगी तो ये सीधा नहीं निकल करके, ये सीधा नहीं निकल करके, ये सीधा नहीं जा करके ये मुड़ना शुरू कर देती है, ऐसे करके मुड़ेगी। इसका मतलब है मेरे भाई, अगर आपतन कोण की हम बात करना चाहेंगे तो इस सतह को जब आप देखिएगा तो ऐसा सतह दिख रहा, हाथ देख लीजिए ऐसा है, और इस सतह पर लंबवत लाइन अगर खींचेंगे तो लंबवत लाइन हमारा इस सतह पर कैसा होगा मेरे भाई, हम कहेंगे इस सतह पर हमारा लंबवत ये होगा, और ये हमारा अविलंब कहलाएगा। इसको हम कहेंगे इस लाल वाले सतह पर, ये ब्लू वाला जो हम लाइन खींचे हैं ये हमारा 90 डिग्री पर होगा, इसीलिए इसको हम लोग, इसको ब्लू वाले को हम अविलंब कह दिए, नॉर्मल कह दिए। अब ये जो प्रकाश की किरण है मेरे भाई आपतित होती है, तो हमारा जो आपतन कोण होता है वो अविलंब के साथ होता है, और अविलंब के साथ मान लेते हैं ये थीटा आई कोण पर है। अब यहां पर जब मेरे भाई ये बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भी हमारा क्या होता है, एक अविलंब होगा, और इस लाल वाले सतह पर अविलंब हमारा कुछ ऐसा होगा। अब ये वाला जो अविलंब हमारा है मेरे भाई, इस अविलंब की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग छोड़ो, इसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। ये अपवर्तन कोण हमारा होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि एक जैसा है हवा से हवा में, तो जैसे ये बना वैसे ही ये बनना चाहिए था, एक्चुअली में थोड़ा और ऊपर की ओर होता। चलो उतना देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा समझिए। आपतन कोण तो आपको समझ में आ गया। इस कोण को क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इस कोण को यहां पर हम आपतन कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो यहां पर आपतन कोण कहेंगे, और इस किरण को क्या कहेंगे, तो आपतित किरण कहेंगे। ये हमारा आपतित किरण और ये हमारा ऐसा, और इस किरण को क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम कहेंगे, चूंकि माध्यम परिवर्तन करने के बाद निकला है, सघन से विरल में निकला है, तो इसको अपवर्तित किरण कह दिए। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो यहां पर अपवर्तित किरण कह दीजिए। ये अपवर्तित किरण हमारा हो गया। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखेंगे,
और यहां पर हमें डेविएशन एंगल पूछ रहा है ना, तो डेविएशन एंगल तो हमारा ये डेविएशन है जिसको हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। तो आपसे कह रहा है कि बताइए विचलन कोण हमारा कौन सा होगा। तो अपवर्तित किरण और किसके किसके बीच में, आपतित किरण तो इधर नहीं, डेविएशन एंगल तो इधर हमारा ये होगा ही नहीं। तो आपतित जहां भी दे रखा तो वो तो आंसर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो एंगल हमारा बनेगा ये किसके किसके बीच में बनेगा। तो मेरे भाई याद ध्यान रखेंगे, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच बनेगा। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत, अपवर्तित किरण मतलब कि हमारा अपवर्तित किरण ये वाला किरण की ये बात कर रहा है, और इससे निर्गत किरण मतलब ये वाला किरण को निर्गत किरण बोल दिया। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप इसको समझिए, इसको आप मत बोलिए, आप इसको बोल दीजिए। ये हमारा कैसा होगा कि यहां पर हमारा अपवर्तित किरण हम इसको कहेंगे क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम होना चाहिए, क्योंकि हवा में और इधर भी हवा में, तो ये अपवर्तित किरण होगा। ये हमारा ये अपवर्तित किरण हमारा होगा, और ये हमारा निर्गत किरण, ये हमारा निर्गत किरण कहलाता है। इसको हम लोग निर्गत किरण के नाम से जानते हैं, ये हमारा निर्गत किरण होगा। तो मेरे भाई अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो एंगल होंगे उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा डेविएशन एंगल होगा, विचलन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र की बात करते हैं। संधारित्र मतलब कहने मतलब मेरे भाई कैपेसिटर की हम बात करते हैं हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, और कैपेसिटर एक्चुअली में कैपेसिटर में हमारा कैसा होता है, क्योंकि कैपेसिटर हमारा कुछ ऐसा होता है। अब इस कैपेसिटर में मेरे भाई जब हम डीसी सप्लाई देते हैं, कौन सा सप्लाई देंगे, तो मेरे भाई यहां पर हम डीसी सप्लाई देंगे, एक प्लस एक माइनस, लेकिन ये जो सप्लाई हम दे रहे हैं ये हमारा डीसी है, ये हम डीसी दे रहे हैं। जैसे हम डीसी सप्लाई देंगे ना यहां से, तो मेरे भाई कैपेसिटर की अगर बात करते हैं, इसमें हम लोग एक्सी कैलकुलेट करेंगे, और ये एक्सी हमारा 1/2πfc हमारा 2πfc हो जाएगा। और हम सभी लोग जानते हैं ऐसा मेरे भाई, जो डीसी हमारा होता है, इस डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, डायरेक्ट करंट के लिए आवर्ती का मान 0 होता है। जब डायरेक्ट करंट के लिए आवर्ती का मान 0 होगा तो फ्रीक्वेंसी अगर मेरे भाई यहाँ 0 हो गया तो 1/2fc यानी कि ये 0, और ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी एक्सी की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट हो गई। तो मेरे भाई जब एक्सी का मान इनफाइनाइट यहाँ पर हमारा हो जाएगा तो ऐसे में हम कहेंगे कोई करंट हमारा इससे पास नहीं करेगा। यानी आप समझ लीजिए कि एक्सी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो गए तो आप ध्यान रखना मेरे भाई कि वो हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा और उससे कोई करंट पास नहीं करेगा। तो ऐसा हमारा, तो डीसी अगर लगा देंगे तो इससे कोई करंट हमारा पास नहीं करेगा। तो मेरे भाई ये दिष्ट धारा के केस में हमारा यहां पर आदर्श अवरोधक के रूप में हमारा काम करेगा, आदर्श अवरोधक के रूप में हमारा ये काम करेगा आदर्श अवरोधक के रूप में काम करता है, क्योंकि एक फॉर्मूला हमारा होता है करंट के लिए, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सी हम लोग लिखते हैं। जब एक्सी का मेरे भाई इनफाइनाइट हो गया तो वी अपॉन में इनफाइनाइट ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो करंट उससे पास नहीं करेगा, ओपन सर्किट हमारा हो जाएगा। तो दिष्ट धारा के केस में हमारा एक अवरोधक के रूप में हमारा काम करेगा, आइडियल रेसिस्टर हो जाएगा, और आइडियल रेसिस्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, नहीं आइडियल रेसिस्टर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। याद रखना मेरे भाई, ये जो आइडियल रेसिस्टर आपको लिखा हुआ है ना, ये चलो ये लिख देते हैं यहां पर कि अगर कहीं पर भी आपको आइडियल रेसिस्टर अगर बोल देता है, अगर आइडियल रेजिस्टर अगर आपको बोल देता है इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाती है, और करंट का मान इसमें 0 हो जाएगा। तो ये प्रत्यावर्ती धारी में हमारा डीसी डायरेक्ट करंट में ही ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, इसीलिए एक्सी का मान हमारा 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि द्रव की तरंग प्रकृति सिद्धांत कौन सी घटना पर काम करती है मेरे भाई। ये रिलेशंस, ये कुछ न्यू क्वेश्चंस आपके लिए है, और ये इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे कितना नंबर क्वेश्चन मेरे 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है शायद। इलेक्ट्रॉन विवर्तन के प्रिंसिपल पे ये हमारा काम करता है। द्रव की तरंग प्रकृति का जो सिद्धांत होता है इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ का है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की जो घटना होती है मेरे भाई, ये हमारा किस पर काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा इलेक्ट्रॉन के विवर्तन पर ये हमारा आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन के विवर्तन पर होगा, इलेक्ट्रॉन संवेग नहीं होगा इलेक्ट्रॉन विवर्तन के प्रिंसिपल पे काम करता है, याद रखेंगे। ये हमारा किस पर काम करता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना जो इसका जो सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन के विवर्तन पर काम करता है।
इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की हम बात करते हैं, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई कि विकसित भ्रूण के प्रसव को, प्रसव मतलब डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई वो हमारा डिलीवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। और डिलीवरी के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि दीवार में, यूट्रस के दीवार में संकुचन पैदा करता है और बच्चे की डिलीवरी। जब कोई व्यक्ति मेरे भाई रोता है तो उसकी आंख से आंसू निकलता है, और आंख से जब आंसू निकलता है तो मेरे भाई लैक्राइमल ग्लैंड हमारा एक्टिवेट हो जाता है, और इसी लैक्राइमल ग्लैंड से हम कहते हैं आंसू सिक्रेट करता है। हम लोग जानते हैं हमारे आंखों में लैक्राइमल ग्लैंड होता है, और वहां से ये आंसू बाहर निकलता है। और इस आंसू में एक ऐसे एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को यहां पर मारने का भी काम करता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान क्या होगा, जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका की बात करते हैं, तो मेरे भाई जीवाणु, अलग अलग जीवाणु कोशिका कहने वाला एक तो स्पर्म हो गया, और दूसरा यहां पर ओवम की हम बात कर लिए। तो मेरे भाई जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है तो यहीं पर ये क्या करता है, तो फर्टिलाइज करता है। यहीं पर क्या करेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर फर्टिलाइज करता है, यानी कि निषेचन की क्रिया यहां पर करेगा। यहां पर किसकी क्रिया करेगा, निषेचन की क्रिया करेगा, और इसके बाद ये जायगोट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद ये जायगोट बनाता है, और जायगोट को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं मेरे भाई, तो युग्मनज के नाम से हम लोग जानते हैं। जायगोट को हम लोग युग्मनज कह देते हैं। तो आपको ध्यान रखना, दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित तो होती है तो क्या बनाती है, फर्टिलाइज करेगी, और फिर जायगोट बनेगा। इसमें से कोई ऑप्शन आपका नहीं है। आगे चलते हैं। कौन सा हार्मोन कह रहा है कि युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला, मेरे भाई मेल पर्सन की बात कर, लड़कों में दिखाई देने वाला हमारा होगा, तो कौन सा मेरे भाई, इंसुलिन तो सब में, मेल फीमेल सब में होगा, थायरोक्सिन मेल फीमेल सब में होता है, ये तो हमारा हो भी नहीं करेगा। तो कौन सा हार्मोन कहता है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर किशोरावस्था की बात कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, जो कि मेरे भाई दाढ़ी मूछ का आ जाना, फीमेल के, मेल के अंदर ये सब देखने को मिल जाता है। आगे मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, CaCl2 की बात करते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, या आसानी से नमी को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसी पदार्थ के एक अणु में, किसी पदार्थ के एक अणु इसके परमाणुओं के समान होते हैं। तो मेरे भाई एक अणु, किसी पदार्थ के एक अणु इसके परमाणुओं के समान होते हैं। एक परमाणु अणु के लिए, द्विपरमाणु अणु के लिए अच्छा, अणु और परमाणु दोनों समान होते हैं, यानी कहने का मतलब अणु बराबर परमाणु की बात कह रहा है, यानी एक अणु और एक परमाणु होना चाहिए, कह रहा है मेरे भाई। यानी एक अणु की बात कर रहा है, और साथ ही साथ एक परमाणु की भी बात कर रहा है। एक अणु भी है और एक परमाणु भी है, ये कहना चाह रहा है। एक अणु भी है और एक परमाणु भी है। तो मेरे भाई एक अणु एक परमाणु की अगर बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमाणु यौगिक के लिए, अणु के लिए ही होगा, क्योंकि डबल ट्रिपल जैसे ही होगा तो ये हमारा फिर बराबर नहीं होगा, मोनो में ही हमारा हो सकता है। सिंगैस की अगर बात करते हैं मेरे भाई, जो सिंगैस हमारा होता है ये किसका मिश्रण होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी होता है। तो आपको ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हमारा हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन ये मुख्य रूप से होता है, ये मेरे भाई मुख्य रूप से होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मेरे भाई इसमें और भी आप ऐड कर दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हमारा नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन ये आपको कम मात्रा में होता है। मुख्य रूप से का मतलब क्या हुआ, मुख्य रूप से मतलब ये ज्यादा मात्रा में होगा। तो मेरे भाई ये हमारा ज्यादा मात्रा में यहाँ पर होता है, परसेंटेज वाइज ये हमारा ज्यादा मात्रा में होता है, और ये हमारा क्या होता है कि यहाँ पर कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पर ये कम मात्रा में, ये ज्यादा मात्रा में, उस हिसाब से देख लीजिए। तो सिंगस में मेरे भाई जो मिश्रण होगा आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ जाए, चूंकि इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसलिए टिक आउट करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ये अगर नहीं होता तो आंसर हम लोग इसके साथ जाते, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर सिंगस मुख्यतः मिश्रण होता है, किसका मुख्यतः बोल दिया है, मेनली बोल दिया, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहां पर मेरे भाई यहाँ पर मुख्यतः बोल दिया, मुख्यतः यानी मेनली बोला है, इसलिए हम लोग बी के साथ जाएंगे। मुख्य रूप से हमारा इसी का होता है, ज्यादा मात्रा में यही होता है, ये तो कम मात्रा में हमारा होता है। जब कोक जो कोयला वगैरह होता है उसको जलाते हैं, उससे हम लोग वाष्प को पास कराते हैं निकल कैटलिस्ट के संदर्भ में, तब हमारा ये चीज फॉर्म करता है।
आगे बात करते हैं अपमार्जक की बात करते हैं के द्वारा कठोर जल हमारा साथ झाग उत्पन्न करता है। मेरे भाई अपमार्जक जो डिटर्जेंट होता है उसमें हमारा सोडियम कार्बोनेट मिक्स होता है और वो क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना करके झाग उत्पन्न करता है। तो मेरे भाई वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं नहीं। आपको ध्यान रखना कि सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण में वो क्या करते हैं, घुलनशील हो जाते हैं और आसानी से मेरे भाई क्या करते हैं, वो झाग को बाहर करते हैं। पायरेक्स जो कांच होता है, धूप चश्मा जो हमारा होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, उष्मा प्रतिरोधी का काम करता है, यानी कि आपको उष्मा यानी आप ये कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट रे से आपको बचाता है। किरचॉफ्स के दूसरे नियम की अगर बात करते हैं क्या होगा, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, अगर हम किरचॉफ्स की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर किरचॉफ्स की हम बात करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ की अगर बात करते हैं, इसके दो नियम होते हैं और दो नियम में आपको ध्यान रखना है, एक तो हमारा केसीएल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो याद रखना ये केवीएल होता है। केसीएल तो ये हमारा पहला नियम है और ये हमारा दूसरा नियम है। ऑर्डर में भी आपको ध्यान रखना है कि पहला दूसरा दोनों का ऑर्डर हमारा है। लेकिन केसीएल की बात करते हैं तो समीशन ओवर टोटल करंट का मान हमारा किसी भी नोड या जंक्शन पे 0 होना चाहिए और इसके लिए मेरे भाई क्या होगा, तो समीशन ओवर टोटल वोल्टेज तो 0 होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर टोटल वोल्टेज भी ले लीजिए और यहां पर ईएमएफ भी हम लोग ले लेते हैं। ये टोटल अगर नहीं दे रखा होता तो हम लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, अगर ऐसे भी करते तो ये भी आपका आंसर सही होता। लेकिन अगर ईएमएफ दे दिया, चूंकि बैटरी में ईएमएफ होता है, इसलिए मेरे भाई बैटरी का कनेक्शन हमारा होता है, वोल्टेज को लेना होता है, इसलिए हम ईएमएफ भी ले सकते हैं। अगर ये दोनों दे रखा, ये दे रखा स्टेटमेंट में, तो ये आंसर करेगा, अगर ये नहीं दे रखा तब ये भी आंसर सही है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, ईएमएफ का गणितीय योग सिर्फ शून्य नहीं होगा, हम कहेंगे ईएमएफ के साथ में वोल्टेज भी हम लोग को लेना है, क्योंकि एक ऑप्शन मेरे भाई वो दे रखा है। तो वोल्टेज ड्रॉप का जो गणितीय योग है, यानी कि समीशन ओवर टोटल वोल्टेज हमारा हो गया, प्लस में ईएमएफ के गणितीय योग, कहने का मतलब है टोटल हमारा ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, टोटल ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की हम बात करते हैं, ये ईएमएफ हमारा ये 0 होना चाहिए। तो इसमें दोनों चीज हमारा शामिल हो गया। अगर ये ऑप्शंस में नहीं होता, अगर ये ऑप्शंस में नहीं होता तो आंसर हम लोग बी भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किरचॉफ्स आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन बी सी आपका सॉरी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला ये फिर से आपका वही क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि संचरण के संबंध में समय में माध्यम के कणों में उच्च घनत्व का जो क्षेत्र होता है मेरे भाई, जहां पर पार्टिकल एक जगह जमा होता है उसको संपीड़न कहते हैं, उसी को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, और जो दूर दूर पार्टिकल्स हो जाता है उसको हम लोग रेयर फ्रैक्शन यानी कि विरलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज जो आपका डिस्कशन था वो आपका यहीं पर एंड होता है। बाद बाकी आप सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए। इसमें जैसे तैसे जो भी क्वेश्चंस आपके सामने में आता है मेरे भाई, सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। लेकिन हम आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं, जो चीज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से नियुक्ति बैच में उन सभी क्वेश्चंस का समावेश आपको दिखेगा, जो कि काफी इंटरेस्टेड, और आप ये समझ लीजिए कि उसमें आपके अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। एक एक चीज आपका एक दूसरे से रिलेटेड होगा। इस बार मेरा कोशिश है कि एक दूसरे के क्वेश्चंस को रिलेट करके बहुत बढ़िया तरीके से आपको उसमें कराएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।